आप लोग कैंडिडेट सीट्स पे आ जाएं और अटेंडिव हो जाएं। स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी भी होती है ना सर, ऐसे करते ताकि स्क्रीन सारी कहते हैं। अपने पास आप लोग या तो कोई पैड और साथ पेन रख लें, कोई रजिस्टर्ड पेन, या कोई अगर आपके पास नहीं है तो लैपटॉप के ऊपर कोई नोट पैड आप ओपन कर लें। उसके ऊपर जो साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बताने हैं, तो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, बिकॉज फिर इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगे हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी। और इसको आप अपनी हैबिट बनाएं कि जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो साथ यू मस्ट हैव अ राइटिंग पैड प्लस लैपटॉप और किसी भी तरह का आपके पास कोई राइटिंग मटेरियल हो जिसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया। अच्छा, तो हमारा ये स्टेप टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड स्टेप 01 है। इसके अंदर ये हमने जो प्रोलॉग है ये हमने कंप्लीट कर लिया था, और अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन पे। ये हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब हम इस डिस्कशन पे चल रहे हैं, दैट इज व्हाट इज अ जीपीयू। ये हमारी डिस्कशन होगी नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इस जीपीयू को समझने से पहले ना थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ यहाँ पर, कि हमारे पास इस स्टेज पर जो हम अभी आए हैं, इस स्टेज पर जो हम अभी खड़े हैं, इस स्टेज तक पहुँचने से पहले क्या हिस्ट्री है इसकी, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसका बैकग्राउंड अगर हमें समझ आ जाता है कि जीपीयू कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है इसका, तो हमें किसी भी इसके कंसेप्ट को रिलेट करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में और इसके यूज केसेस को भी अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो ये मैं आपको ना शो करवा दूँ। जी, शो हो रही है सबको? यस सर। अच्छा जी, अब इस स्लाइड्स पे आते हैं। हमारे पास ना आज से तकरीबन 30 साल पहले, ठीक है, जो प्रोसेसर्स होते थे, सीपीयूज जिनको हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोसेसर्स जो है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते थे, ठीक है। दो चीज़ें हमारे पास होती थी जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ना मेन, जिसके अंदर सारा का सारा प्रोसेसिंग का जितना भी काम है प्रोसेसिंग का, वो सारे का सारा वर्क उन दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। एक चीज़ होती है हमारी मेमोरी और एक चीज़ होती है हमारी प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेमोरी और प्रोसेसर ये दो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी वर्किंग, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, चाहे वो हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं, चाहे हम कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, कोई वीडियो है, कोई सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह की ये काम हो रहा है या प्रोसेसिंग हो रही है, जॉब हम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो सारे का सारा इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक हमारी मेमोरी और एक हमारा प्रोसेसर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी को हम नॉर्मली रैम कहते हैं, दैट इज रैम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो भी हम कोई काम करते हैं, लेट्स सपोज हमने कोई गेम प्ले की है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कोई गेम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की, उसके बाद उसे प्ले किया, उसके बाद मैंने गेम के साथ साथ मैंने सॉन्ग भी प्ले कर दिया, साथ साथ मैंने कोई वीडियो भी चला दी। तो जितने भी टास्क हम एक टाइम में कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं, वो सारे के सारे हमारे मेमोरी के अंदर लोड होते हैं। वो सारे के सारे टास्क जो है ना हमारे मेमोरी के अंदर लोड होते हैं। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी होगी, रैम की कैपेसिटी होगी, उतने ज़्यादा मल्टीपल टास्क हम एट द सेम टाइम मेमोरी में लोड कर सकते हैं, ठीक है। उतने ज़्यादा मल्टीपल टास्क पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात की समझ आती है, सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर हमारे पास ना इतने टास्क क्या होते हैं, लोड हो गए। जितनी ज़्यादा होगी मेमोरी, उतने ज़्यादा हम टास्क लोड कर सकते हैं। अगर मेमोरी हमारी कम होगी तो हम ज़्यादा टास्क लोड करने से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होगी, कंप्यूटर हैंग होना शुरू होगा। मेमोरी ज़्यादा होगी तो ज़्यादातर टास्क हम इसमें लोड कर सकते हैं, ठीक है। अब होता ही है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कोई भी टास्क है ना, लेट्स सपोज ये गेम है, इस गेम के ना आगे छोटे छोटे सब टास्क बनते हैं। यानी ये पूरी की पूरी गेम है, मेमोरी में लोड हुई है, हम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उस गेम के अंदर भी फर्दर छोटे छोटे सब टास्क बनेंगे, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होगी। अगर एक गेम है, या लेट्स सपोज मैं गेम से ज़्यादा सॉन्ग की एग्जांपल दे देता हूँ। एक सॉन्ग है वो 15 मिनट का है,
तो 15 मिनट के सॉन्ग को डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, एक एक सेकंड का या एक एक मिनट का, आप कह रहे हैं उसको हम एक एक सेकंड, आपको समझाने के लिए एक एक सेकंड के मैं छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो एक एक सेकंड के छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे सॉन्ग को, ठीक है। एक सेकंड का सॉन्ग, फिर दूसरे सेकंड का, फिर तीसरे सेकंड का, फिर चौथे सेकंड का, ऐसे ही मिला के टोटल पूरे 15 सेकंड्स का सॉन्ग बन गया। इस चीज़ की समझ आती है? तो पूरे के पूरे 15 सेकंड के सॉन्ग को हमने 1 सेकंड के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हर एक एक सेकंड में कोई एक एक सॉन्ग का वर्ड बोला जा रहा होगा या कोई एक एक म्यूजिक की टोन उसके अंदर शामिल होगी। इस चीज़ की समझ आती है? yes, और अब ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, जिनको हम सब टास्क कह रहे हैं, इनको हम कहते हैं थ्रेड्स। दीज आर थ्रेड्स, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि ये हमारे पास किसी भी प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। वो एक एक सेकंड के भी हो सकते हैं, वैसे तो ये नैनो सेकंड्स तक जा रहे होते हैं, लेकिन हम उसको समझने के लिए कहते हैं कि एक एक सेकंड के छोटे छोटे पार्ट्स बन के किसी भी एक बड़े टास्क में, और उन पार्ट्स को जो है ना वो मेमोरी के अंदर स्टोर किया गया, मेमोरी के अंदर वो सारे के सारे लोड हो गए। इसी तरह मूवी है, तो 2 घंटे की मूवी है, तो एक एक सेकंड के छोटे छोटे क्लिप्स बन गए, 2-2 सेकंड के बन गए, छोटे छोटे क्लिप्स बन गए, और वो सारे के सारे मेमोरी में लोड हुए। इसी तरह गेम का है, गेम के भी छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, इनको हम थ्रेड्स कहते हैं जी। डिपेंड करता है प्रोसेस कितना है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि इतने थ्रेड्स होंगे, इतने डिपेंड करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को उसके मुताबिक थ्रेड्स जो है ना वो रिक्वायर कर रहा होता है, और ये थ्रेड मिलियंस में होती है, मिलियंस में, ठीक है। मिलियंस में, बिलियंस में भी हो सकती है। तो रैम पे डिपेंड करता है और हमारे प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो है ना उसके थ्रेड्स होंगे। अच्छा जी सर, इसमें प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि प्रोसेस को अगर कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन की है उसके बाद वो प्रोसेस में वो बताता हूँ, अब प्रोसेस में बताता हूँ प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अभी ये सारी चीज इसको पूरा कंप्लीट करने से फिर आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। क्वेश्चन आंसर के आपके सारे क्वेश्चन जिनको पहले इस टॉपिक को ना आप कंप्लीट कर ले, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक ये मेरे पास ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी टास्क हैं ये सारे के सारे परफॉर्म हो गए, ठीक है। अब आज से कोई जिसे कह रहे 20-30 साल पहले, ठीक है, हमारे पास जितने भी पेंटियम सीरीज होती थी ना, पेंटियम 1, 2, 3, 4, ये जो सीपीयूज होते थे, हमारे पास सिंपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते थे, उनमें होता ये है कि सीपीयू के अंदर एक कंसेप्ट यूज हो रहा होता है कि सीपीयू के मेमोरी के अंदर ये सारे टास्क लोड हुए हुए हैं। अब सीपीयू क्या करता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसर हमारा, वो क्या करता है, वो गेम का एक पार्ट, एक छोटा सा थ्रेड उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके चलाता है। फिर उसके बाद वो सॉन्ग का एक थ्रेड उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, थोड़ा सा सॉन्ग चलाता है। फिर उसके बाद वो मूवी का एक थ्रेड उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको चलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा फिर वो स्विच करके गेम पे आ जाता है, गेम का सेकंड थ्रेड उठाता है, उसको प्रोसेस करता है, थोड़ी गेम चलाता है। देन सॉन्ग का सेकंड थ्रेड, उसको प्रोसेस करता है, सॉन्ग चलाता है। देन मूवी का सेकंड थ्रेड, उसको प्रोसेस करता है, चलाता है। तो पैरेलल में, यानी आप कह लें कि ऐसा लग रहा होता है कि गेम भी साथ साथ चल रही है, सॉन्ग भी साथ साथ चल रहा है और मूवी भी साथ साथ चल रही है, लेकिन सीपीयू एक टाइम में एक ही थ्रेड को चला रहा होता है, और वो इतनी स्पीड के साथ स्विचिंग कर रहा होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि गेम भी साथ साथ चल रही है और हमारा सॉन्ग भी साथ साथ चल रहा है और मूवी भी साथ साथ चल रही है, ठीक है। लेकिन वो स्विचिंग इतनी तेज में कर रहा होता है, वो थ्रेड्स इतनी तेजी से प्रोसेस हो रहे होते हैं और इतनी तेजी से हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है कि हमें लग रहा होता है कि तीनों चीजें साथ साथ पैरेलल चल रही हैं, बल्कि पैरेलल नहीं चल रही होती। एक थोड़ा सा चलाया, दूसरा थोड़ा सा चलाया, तीसरा थोड़ा सा चलाया, देन फिर फर्स्ट वाले पे वो थोड़ा सा चलाया, वो थोड़ा सा चलाया, वो थोड़ा सा चलाया, इस तरह से काम हो रहा होता है। तो इस चीज को हम कहते हैं दैट इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, ठीक है। और ये नॉर्मली इस्तेमाल होती है हमारे पास काफी ईयर्स पहले, जो कि हमारे पास सीपीयूज थे, और आज भी जो सीपीयूज हैं उनमें भी यही मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग ही इस्तेमाल होती है। यहाँ तक समझ आ गई? दैट इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग में अगर हमारे पास, आपने अक्सर देखा हो, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा हैवी प्रोसेस है, कोई हैवी गेम है या कोई प्रोसेस है जो आपने स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहे हैं और वो कोई गेम बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आपने नोट किया होगा कि वो गेम जो है वो फिर रुक रुक के चलना शुरू हो जाती है। एक कार है, वो सीधी जा रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी गेम है तो वो कार रुक रुक के आगे जाती है। वो इसीलिए रुक रुक के आगे जाती है क्योंकि वो डिवाइड हुआ होता है पूरे के पूरे थ्रेड्स में। वो एक थ्रेड चलता है, रैम ओवरलोडेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो थ्रेड्स की जो स्विचिंग है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रही होती। फिर वो एक थ्रेड चलता है, वो थोड़ा सा रुक के आगे गया,
फिर बाकी थ्रेड्स चलाए, फिर उस पर आया, फिर वो रुक के आगे गया, फिर बाकी थ्रेड्स चलाए, उस पर आया, उस पर रुक के आगे गया। तो जितनी ज़्यादा हमारी रैम होगी उतना ज़्यादा हमारे थ्रेड्स ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस होंगे, और जितना ज़्यादा हमारा प्रोसेसर अच्छा होगा उतना ये थ्रेड्स के दरमियान स्विचिंग बहुत अच्छी कर रहा हो। दैट इज़ अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग। तो मल्टी थ्रेडेड की समझ आती है? क्लियर है? अब पूछे क्या पूछना है? कैशे इन दोनों के दरमियान यहाँ पर होती है, इसके यहाँ पर होती है कैशे। ठीक है, कैशे का रोल ये है कि हमने कोई एक गेम हमने चलाई ना, लेट्स सपोज हमने एक गेम चलाई है, या हम एक सॉन्ग चला रहे हैं, हमने आधा सॉन्ग सुन लिया और आधा सॉन्ग सुनने के बाद कोई काम आ गया, हमने क्लोज कर दिया। अब आधा सॉन्ग सुनने के बाद इसका आधा का मतलब कि हाफ थ्रेड्स सॉन्ग के सीपीयू ने प्रोसेस कर लिए। ठीक है, अब हमने क्लोज कर दिया। दोबारा जब वही सॉन्ग हम दोबारा ओपन करेंगे, उसे रन करेंगे, तो वो सॉन्ग दोबारा से मेमोरी में लोड होगा और दोबारा से फिर सीपीयू में जाएगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक मेमोरी होती है इसके सेंटर में, इधर कैशे जिसे हम कहते हैं। वो क्या करती है कि उस सॉन्ग को ना स्टोर कर लेती है, वो इधर ही दरमियान में मेमोरी होती है, वो सॉन्ग को स्टोर कर लेती है। तो बजाय इसके जब हम दोबारा वही सॉन्ग हम चलाते हैं तो वो सॉन्ग हमारी हार्ड से मेमोरी में आने की बजाय, देन फिर सीपीयू में जाने की बजाय, वो इसी जगह एक मेमोरी कैशे होती है, यहाँ से सीपीयू में चला जाता है। जिससे आपने अक्सर मैं वो कंप्यूटर के अंदर वो देखा होगा, रीसेंट की आपके फोल्डर होता है, रीसेंट्स, जो आपने थोड़ी देर पहले चीज़ें, मोबाइल में भी होता है रीसेंट्स का फोल्डर, वो सारी चीज़ें और सारे फाइल स्टोर कर लेता है जो आपने थोड़ी देर पहले यूज़ की होती है। तो वो रीसेंट्स का जो चीज़ें होती है ना, वो सारी की सारी कैशे में स्टोर हुई होती है। किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ? नहीं, वो जो जितनी भी रीसेंट एक्टिविटीज है वो मेमोरी तो कैशे ही है ना जिसके अंदर वो स्टोर है। तो आपको किसने कहा है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करने से कैशे खत्म हो जाती है? कैशे तो खत्म नहीं होती है। कैशे के हाँ 3 लेवल्स होते हैं। सर इसके जो 3 लेवल होते हैं उस पे ये डाटा स्टोर होते हैं जो विंडोज में तो मेमोरीज में होते हैं। ये एक्चुअली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैशे एक हार्डवेयर है। विंडो स्टोर करवाने का काम करता है, रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा डाटा कैशे की किस जगह पे स्टोर हुआ है। स्टोर कैशे ने ही करना है, ठीक है, स्टोर जो करेगा वो कैशे ही करेगा। तो कैशे एक हार्डवेयर है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसको स्टोर करवाने का रिकॉर्ड रख रहा है, उसको स्टोर करवा रहा है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलें इसमें। जी हाँ, ये 3 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है। इस प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स हैं। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ थ्रेड्स। हाँ जी, गेम एक प्रोसेस है, उसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे थ्रेड्स हैं, ये जो गेम्स के थ्रेड्स हैं सारे, इसी तरह सॉन्ग के थ्रेड्स हैं, उसके थ्रेड्स हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो इसके अंदर लोड हुआ। क्लियर है? आगे चले फिर। अच्छा, अब क्या हुआ, 2006 के अंदर एक कंसेप्ट आया, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। जी हाँ, कैशे में से वो वापस आ क्या करता है? हाँ, अच्छा, वो उसकी वजह ये है ना कि गेम इसलिए दोबारा से रिस्टार्ट होती है कि गेम जो ऐसा तभी होता है जब गेम थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है। उसकी वजह ये होती है कि गेम रैम में लोड होती है और रैम में गेम कम्प्लीटली लोड नहीं हो पाती। जब कम्प्लीटली लोड नहीं हो पाती, क्योंकि रैम में तो बाकी सारे प्रोसेस को भी जगह चाहिए, तो जब कम्प्लीटली लोड नहीं हो पाती तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि गेम को पहले निकाल के ख़त्म करता है, सारा जो एक्स्ट्रा प्रोसेस चल रहे हैं रैम को वो क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद फिर दोबारा नए सिरे से गेम को रीस्टार्ट करके रैम में लोड करता है ताकि गेम को मैक्सिमम जगह मिल सके। ठीक है, एंड इवन ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे मेमोरीज होती हैं जिनके अंदर यानी हमारी रैम में जगह नहीं होती, हम प्रोसेस चला रहे हैं, फिर वहाँ पर वर्चुअल मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। अब वर्चुअल मेमोरी का किसी ने क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को नहीं आता होगा।
ठीक है, कोई एक तो इसलिए उसकी क्वेश्चन की तरफ ना जाना, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने ये वैसे ही बता दिया, तो वो उसका क्वेश्चन अभी आप ना करें। अगर जिसको पता है उसको पता लग गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी में किस एंगल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसके लिए कर रहा होता है कि वो पहले क्लियर करता है, फिर उसको जो है ना वो दोबारा लोड कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 2006 में एक कंसेप्ट आया पैरेलल प्रोसेसिंग का, ठीक है। अब ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? अभी तक हमने जो पढ़ी थी दैट इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग, यानी एक ही प्रोसेस है, एक ही थ्रेड चल रहा है। अब इसमें ना एक इशू ये है कि चाहे ठीक है कि सीपीयू की स्पीड अच्छी है, सीपीयू बड़ी तेजी के साथ स्विचिंग कर रहा है, लेकिन एक वक्त में तो सीपीयू क्या कर रहा है? एक ही काम कर रहा है ना। या तो एक वक्त में गेम चला रहा होगा, या वो सॉन्ग चला रहा होगा, या वो वीडियो चला रहा होगा। एक वक्त में वो एक ही काम कर रहा होगा, ऐसी है। यस सर। एक वक्त में एक से ज्यादा काम तो नहीं कर सकता। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कंसेप्ट आया दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है कि बजाय इसके कि वो एक वक्त में एक थ्रेड चलाए, वो एक वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स चला रहा होगा, ठीक है। या और वो जो चीज थी यानी मल्टीपल थ्रेड्स चलाने वाली, यानी हमारे पास जो सीपीयू है, सीपीयू क्या कर रहा होगा? वो गेम का थ्रेड चलाएगा, साथ ही वो सॉन्ग का थ्रेड चलाएगा, साथ ही वो मूवी का थ्रेड। ये तीनों थ्रेड एक साथ पकड़ेगा और अपनी डिफरेंट कोर्स के ऊपर ये तीनों थ्रेड चला रहा होगा। एक कोर के ऊपर गेम का थ्रेड चल रहा है, एक कोर के ऊपर सॉन्ग का थ्रेड चल रहा है, एक कोर के ऊपर मूवी का थ्रेड चल रहा है। इसका फायदा ये होगा कि अगर हम जितना मर्जी हैवी प्रोसेसर लोड कर दें, हमारी गेम या बाकी सारी चीजें कभी भी लैग नहीं होगी, क्योंकि एक साथ सारी चीजें चल रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर हो गया? और ये अब जीपीयू के अंदर पॉसिबल है। अभी जीपीयू पे मैं आता हूँ डिटेल में, ये जीपीयू क्या चीज है, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग, कि एक वक्त में मल्टीपल काम हो रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज के लास्ट क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं ना, एक वक्त में आपने 3 काम कर रहे हैं, गेम भी चल रहा है, सॉन्ग भी चल रही है, मूवी भी चल रही है, दैट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक बड़ी जेनेरिक टर्म है। मल्टीटास्किंग का मतलब एक वक्त में एक से ज्यादा काम करना, उसका हमारे आर्किटेक्चर से या कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जेनेरिक टर्म है मल्टीटास्किंग। यानी एक वक्त में तीनों काम हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज मल्टीटास्किंग, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में एक वक्त में एक ही थ्रेड प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो दैट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग सिंगल थ्रेडेड में हो रही है, टास्किंग मल्टीपल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है, इधर यहाँ पर प्रोसेसिंग हमारे पास पैरेलल हो रही है और मल्टीटास्किंग इधर भी परफॉर्म हो रही है, ये भी मल्टीटास्किंग ही है। गेम भी आपको साथ साथ चलती हुई नजर आ रही होगी, साथ सॉन्ग भी नजर आ रहा होगा, साथ वीडियो भी, मूवी भी नजर आ रही होगी। लेकिन इन डेप्थ आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा कि आर्किटेक्चर के अंदर तीनों के थ्रेड साथ साथ चल रहे हैं, यानी तीनों पैरेलल कोर्स के ऊपर साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। तो मल्टीटास्किंग ये भी है, मल्टीटास्किंग वो भी है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि रैम के अंदर एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस चल रहे हैं, दैट इज सिंपल मल्टीटास्किंग, ठीक है। बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो 2 तरह के तरीके हैं। एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग जो मैंने आपको पहले बताया, ये वाला, और एक है पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग, देन द पैरेलल प्रोसेसिंग, कि उसमें साथ साथ ही मल्टीपल कोर्स के ऊपर एक काम वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इसमें अब स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी, किसी को स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हम इसको स्विच करके इधर जाएं, इसको स्विच करके इधर जाएं। स्विचिंग का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है। दैट इज द पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। पैरेलल प्रोसेसिंग और इसमें क्या डिफरेंस है जी? क्वेश्चन ये कि ना सिर्फ जीपीयू पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सीपीयू पे भी कर सकते हैं। क्वाड कोर कहा जाता है कि क्वाड है ना, उसमें सीपीयूज लगे हैं। अभी मैं जीपीयू पे नहीं आया, सीपीयू की बात कर रहा हूं। सीपीयू, ठीक है, सीपीयू में क्वाड होता है ना, ठीक इसमें है, हम जीपीयू पे वर्क कर रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हम सीपीयू को यूज कर सकते हैं, जीपीयू की क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ? बताता हूँ वो भी बताता हूँ। सीपीयू के अंदर अगर हमारे पास लेट्स सपोज 4 कोर्स लगी हैं, 4 कोर्स लगी हैं, ठीक है। अब ये 4 कोर्स में इस सीपीयू के अंदर ये जो 4 कोर्स लगी हुई हैं, इन 4 कोर्स के अंदर ये चीज़ मैनेज करना कि एक कोर एक का काम कर रही हो, एक थ्रेड को पे काम कर रही हो, दूसरी कोर दूसरी थ्रेड पे काम कर रही हो, तीसरी कोर तीसरी थ्रेड पे काम कर रही हो, चौथी थ्रेड पे काम कर रही हो, इस आर्किटेक्चर को मैनेज करना, ठीक है। उसके लिए एक पूरा एल्गोरिदम लिखना, ये बहुत टफ काम है। सीपीयू के अंदर मल्टी कोर्स इस्तेमाल होते रहे हैं,
इसमें कोई शक नहीं है। सीपीयू के अंदर हमारे पास ड्यूल कोर भी आए हैं, क्वाड कोर भी आए हैं, ऑक्टा कोर भी आए हैं, हेक्सा कोर भी आए हैं, वो सारे कोर्स आए हैं। लेकिन वो वाले जो सारे कोर्स हैं ना, उनके अंदर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग सपोर्ट नहीं हुई। 2006 के बाद जो हमारे पास कोर्स आए हैं, इवन कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमारे पास ड्यूल कोर जो है वो भी 2006 के बाद ही आया है। 2006 के बाद ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर वो 2006 के बाद ही आए हैं। तो 2006 के बाद जितने भी वो कोर्स आए हैं ना, वो सारे के सारे जो कोर्स हैं ना, वो कोर्स उनके अंदर क्या है कि वो वाले जो कोर्स हैं वो मल्टी कोर्स तो हैं, लेकिन उनके अंदर एक एल्गोरिथम ऐसा मैनेज करना कि जिसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही हो, हर एक कोर एक चीज़ को मैनेज कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और अगर एक ही प्रोसेसर हो फिर नहीं कर सकते। जीपीयू के अंदर अगर एक प्रोसेसर भी होगा तो वो मल्टीपल कोर्स को चला सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम पैरेलल प्रोसेसिंग में चला सकते हैं। समझ आ रही है? जीपीयू में नहीं चला सकते। हाँ, जीपीयू कैसे चला रहा है इस चीज को? एल्गोरिदम, जिस एल्गोरिदम की बेस पर वो ये काम कर रहा है ना, यानी जो एल्गोरिदम उसके बेस पर चल रहा है, जिस एल्गोरिदम में उसने स्टोर करना है कि ये थ्रेड है, ये वाला थ्रेड है, ये थ्रेड है, उसको मैनेज करना है, वो एल्गोरिदम उसके अंदर मौजूद है। पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम पे डिपेंड करती है। कोर्स हम ज़्यादा कर लें, इसमें कोर्स ज़्यादा कर लें तो फिर भी ये सिंगल थ्रेडेड ही रहेगा, एक वक्त में एक को चलाएगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम जो है जो हमने इसके अंदर लगाना है वो नहीं है हमारे पास। हम इसमें 10 कोड लगा लें, लेकिन एल्गोरिदम अगर यही है तो ये इसी को चलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्चुअल में डिफरेंस है ना, दैट इज द डिफरेंस। तो वो डिफरेंस है एल्गोरिदम का, जो एल्गोरिदम मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये सारा इसमें डिफरेंस है, जिसकी बेस पर ये हम इसे जीपीयू को थोड़ा सा अलग कैटेगरी में क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। जी थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूं। जी जी तो जो सीपीयू के अंदर हाँ 16 कोर्स होते हैं, जीपीयू के अंदर कोर्स जो है वो 1000 जी जी और कोर जो है वो एक कोर जो है वो एक प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं जीपीयू पे। अब ये सीपीयू की तो हमें समझ आ गई कि व्हाट इज सीपीयू। अब हम आते हैं इस पे कि सीपीयू के अंदर ना, सीपीयू होता है जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए, यानी हम उस पे गेम चला रहे हैं, कोई हम उसके अंदर कोई भी सॉन्ग भी चला रहे हैं, कोई उसके ऊपर कोई वीडियो चला रहे हैं, सारी चीज़ें हम उस पर चला रहे हैं, दैट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। ठीक है, इससे हम जनरल पर्पस कंप्यूटिंग कहते हैं कि हम सीपीयू के थ्रू कोई भी कंप्यूटर पे कोई भी टास्क, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, गेम, वीडियो, ऑडियो कुछ भी चला सकते हैं, कोई भी काम उससे करवा सकते हैं, दैट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। ठीक है, अब कुछ ऐसे काम होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर एक मैथमेटिशियन हूँ, साइंटिस्ट हूँ, यानी मैथमेटिकल साइंटिस्ट हूँ या मैथमेटिशियन हूँ, तो वहाँ पर मैंने अब कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड रिसर्च करनी है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए मैंने एक बड़ी सी कम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी है, और उस इक्वेशन के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ पुट की हैं, और वो वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट होकर उसकी कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, और वो कैलकुलेशन होती जा रही है, इक्वेशन कैलकुलेट होती जा रही है, एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन वो चल रही है। अब उस तरह की कैलकुलेशन के लिए अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर मैं वो कैलकुलेशन सीपीयू में करवाऊंगा तो सीपीयू ने उस कैलकुलेशन के साथ और भी बहुत सारे काम करने हैं, या तो मैं सिर्फ सीपीयू पे वही काम कराऊं, बाकी सारे काम अपने बंद कर दूं, कोई भी गेम ना खेलूं, कोई दूसरा काम वगैरह कुछ ना करूं, और सिर्फ वही कैलकुलेशन करवाऊं, तो वो तो फिर मेरा एक जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो तो उसके लिए बाउंड हो जाएगा। मैंने और भी तो काम करने हैं कंप्यूटर पे, तो उस काम को करने के लिए कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैवी है, टाइम कंज्यूमिंग है, कम्प्लेक्स इक्वेशन मैंने लिखी है, उस इक्वेशन को प्रोसेस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर हमें लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर जो कि सिर्फ और सिर्फ उस मैथमेटिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करे, और बाकी के जो हमारे कंप्यूटर के डेली यूजेस के काम हैं, सॉन्ग, गेम, वीडियोस वगैरह, वो सारे सीपीयू ही करता है, और एक प्रोसेसर स्पेसिफिक हो जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ उस मैथ की इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हो और वो करता रहे उसे। इस चीज़ की समझ आ रही है? तो मुझे अपनी हाई कंप्यूटेशन के लिए एक प्रोसेसर लगाना पड़ेगा। इस तरह अगर मैं कोई इंजीनियरिंग का कोई काम कर रहा हूँ, कोई इंजीनियरिंग का टास्क है, तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल प्रोसेसर लगाना पड़ेगा जो कि उस इंजीनियरिंग का कोई टास्क जो है उसके प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाकी काम उसके साथ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा प्रोसेसर होता है ना, एडिशनल प्रोसेसर, उनको हम कहते हैं को प्रोसेसर्स, CO- प्रोसेसर्स, को प्रोसेसर। को प्रोसेसर्स मीन्स
कि वो हमारे प्रोसेसर्स के एक असिस्टेंट होते हैं, उसको हेल्पफुल कर रहे होते हैं कि जो टास्क स्पेशलाइज्ड है या कम्प्लेक्स है उसको वो सारे का सारा अपने ऊपर जो है वो ले लेते हैं और उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। हमारे बाकी के बाकी काम जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होते। सीपीयू बाकी कामों को देख रहा होता है और वो कोई कम्प्लेक्स टास्क है उसको वो हमारा को प्रोसेसर देख रहा होता है। तो को प्रोसेसर की समझ आ गई। और ये डिफरेंट तरह के हमारे पास होते हैं। मैथमेटिक्स के लिए मैथ के को प्रोसेसर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग के को प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब नॉर्मली हमारी जो प्रोसेसिंग होती है ना, जब हम किसी भी ऐसी चीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं जो मल्टीमीडिया होती है, जिसमें टेक्स्ट तो इजीली नॉर्मली सीपीयू प्रोसेस कर लेता है, टेक्स्ट का कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास कोई टेबुलर डाटा है वो भी सीपीयू प्रोसेस कर लेता है, उसका मसला भी नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इमेज है या कोई वीडियो है, वो इमेज या वीडियो मेमोरी में भी ज़्यादा जगह लेती है और सीपीयू की पावर भी ज़्यादा लेती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मल्टीमीडिया डाटा होता है ना, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है ना, वो सारे का सारा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा ले रहा होता है। क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इन्वॉल्व, उसमें 3D भी आ जाती है, 2D भी आ जाती है, कलर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके अंदर हमारी ना प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो अब अगर आपने कोई गेम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की, अब वो गेम बहुत ज़्यादा हैवी है, तो जब आपने गेम इंस्टॉल की, अब सीपीयू आपकी गेम को भी साथ साथ चला रहा होगा और साथ साथ आपके दूसरे काम भी कर रहा होगा। कोई वर्ड फाइल चल रही है वो भी चला रहा है, साथ आपकी विंडो भी चला रहा है, सारे काम कर रहा होगा। तो उसकी वजह से सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, हैंग होना शुरू हो जाएगा कंप्यूटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेम के लिए, अपनी गेम के लिए एक अलग से को प्रोसेसर लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर सिर्फ मेरी गेम ही चले। ठीक है, ताकि गेम भी साथ साथ स्मूथ चलती रहे और बाकी काम भी सारे साथ साथ स्मूथ होते रहे। इस चीज की समझ आई? यस सर। तो गेम्स के लिए हमें एक स्पेशल को प्रोसेसर लगाना पड़ेगा जो कि सिर्फ गेम को हैंडल करे, गेम उसके ऊपर चल रही है और ताकि उस गेम भी स्मूथ चलती रहे और बाकी जो काम है, सॉन्ग है, विंडो वगैरह जो बाकी चीजें चल रही है वो भी सारी स्मूथ चलती रही। तो गेम्स के लिए जो को प्रोसेसर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो गेम्स के लिए, जो गेम्स को हैंडल कर रहा होता है, जो ग्राफिक्स को हैंडल कर रहा होता है, सिर्फ गेम्स को नहीं, किसी भी तरह का कोई ग्राफिक का काम कर रहे हैं आप, एडोब इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, 3D एनिमेशंस पे काम कर रहे हैं, यूनिटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की 3D या 2D ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, चाहे आप गेम बना रहे हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, या चाहे आप गेम खुद खेल रहे हैं, किसी भी तरह की ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, तो उसके लिए यू नीड टू मैनेज अ स्पेशल को प्रोसेसर दैट इज बाउंड टू ओनली ग्राफिक्स, जो कि ग्राफिक्स को डील करे, ताकि आपके बाकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास को प्रोसेसर होता है दैट इज द जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको व्हाट इज जीपीयू? वो प्रोसेसिंग आप बता रहे हो सब जीपीयू। गेम्स के लिए जो को प्रोसेसर है ना, ग्राफिक्स के लिए जो को प्रोसेसर है वो जीपीयू है। किसी को डेडिकेट कर दें तो वो को प्रोसेसर देते हैं। जी, डेडिकेट कर दे वो को प्रोसेसर होता है, लेकिन जो गेम्स के लिए जो या ग्राफिक्स के लिए जो को प्रोसेसर इस्तेमाल होता है उसको हम जीपीयू कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है ना, जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा को प्रोसेसर जो डेडिकेटेड हो गया है सिर्फ ग्राफिक्स के लिए। जी, उसके तक उस पे भी आता हूँ, उस पे भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब 1993 में ना, 1993 में एक कंपनी थी, ये कंपनी जिसे कह लें कि वजूद में आई एनवीडिया के नाम से। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो कंपनी बेसिकली इसीलिए वजूद में आई थी एनवीडिया। उनका मकसद ही ये था कि वो ये चाहते थे कि गेमिंग्स के लिए ना सीपीयू की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती थी। उस टाइम पे भी 1993 में भी कुछ ऐसी गेम्स आना शुरू हो गई थी जो कि बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग लेती थी। होती तो 2D गेम्स ही थी उस टाइम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर कर रही होती थी। तो उसके लिए एनवीडिया जो है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड की, बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड आई कि यार कोई ऐसे प्रोसेसर्स होने चाहिए जो कि गेम के लिए स्पेसिफिक हो, ताकि वो लगा दे और गेम उस पर स्मूथली चलती रहे। ठीक है, उस टाइम पे एक गेम होती थी, शायद आपने एक नाम सुना हो, टॉम राइडर का। ठीक है, उस टाइम पे एक गेम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो एनवीडिया 1993 में एक कंपनी वजूद में आई और उन्होंने ये टास्क लिया कि उन्होंने कहा कि हम गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए स्पेशल टाइप के को प्रोसेसर्स बनाएंगे जिनको उन्होंने ग्राफिक कार्ड्स का नाम दिया।
graphic cards. So graphic cards are the co-processors, graphic processing units that are used for specially graphics, graphic purpose, gamings, graphics, video animations, ठीक है, 3D animations, इनके लिए इस्तेमाल होंगे, तो उन्हीं को ही हम ग्राफिक कार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स थे, ठीक है। अब इनवीडिया एक ऐसी कंपनी थी जिसने ना इसके अंदर बड़ी एफर्ट की और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया और बहुत ज़्यादा एफर्ट की। इनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड है ना, वो बहुत कम अरसे के अंदर इतने ज़्यादा हाई स्पीड, हाई स्केलेबल और हाई कंप्यूटिंग होने लगे कि उसकी वजह से गेमिंग का जो एक बिजनेस था ना, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर गया, ठीक है। आपने प्ले स्टेशन का नाम सुना होगा। ये प्ले स्टेशन सारे का सारा जितना भी इसका बिजनेस है ना, ये सारा इनवीडिया की बेस पे है। प्ले स्टेशन क्या है, लोग 40-50 हज़ार का प्ले स्टेशन आता था, लोग सिर्फ इसलिए लेते थे कि उसमें एक ग्राफिक कार्ड लगा होता था इनवीडिया का, और उसमें सिर्फ वो गेम खेलते रहते थे, सिर्फ गेम ही खेलनी है उस पर और कुछ नहीं करना, और वो लोग लेते थे। और उस पर बड़ी बड़ी हैवी गेम्स जैसे हमारी टेकन सीरीज है, ठीक है, इसी तरह से हमारी टॉम राइडर सीरीज है, इसी तरह से वो है बैटमैन द आर्कम सिटी गेम है, ये वो गेम है जो कि बड़ी हैवी गेम्स है, ठीक है। ये अगर आपने खेली हो तो ये वाली जो गेम्स है ये भी उस पर चल। इसी तरह वो GTA वाइस सिटी है, वाइस सिटी नहीं, GTA 5 हमारी, जो ये हैवी गेम्स हैं जो कि उसके ऊपर इजीली क्या हो सकती हैं, चल सकती हैं। तो इनवीडिया ने अपने आप को इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की और बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। तो उसके जो ग्राफिक कार्ड है ना, मार्केट के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेमिंग्स के जितने भी बिजनेस था ना, यानी मार्केट थी, उसको 90% उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब लोग प्ले स्टेशन में भी लगवा रहे हैं, किसी बच्चे ने अपने कंप्यूटर में लगाना है तो वो बच्चा, क्योंकि बच्चों के शौक का तो कोई मूल्य नहीं है, वो कहते हैं कि हमें गेम बस चाहिए, तो उसके लिए तो फिर वालिदैन को लेना पड़ता है। तो वो बच्चे कंप्यूटर में भी लगा रहे हैं, लोग स्पेशल कंप्यूटर तैयार करवा रहे हैं, लैपटॉप तैयार करा रहे हैं कि हम इस पर गेम खेलेंगे, उसके लिए ग्राफिक कार्ड्स लगा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी बड़ी मार्केट है, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसकी सीरीज निकाली, जी फोर्स वगैरह। तो ये सारी इसकी ओवरऑल जो है ना वो कहानी थी, ठीक है। अभी तक 2005 तक जितना भी काम चल रहा था इनवीडिया की, जितनी भी सीरीज थी ग्राफिक कार्ड्स की, ये सारे के सारे इस्तेमाल होते थे ओनली फॉर गेमिंग पर्पस। चाहे आप इसको कंप्यूटर में लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप इसको प्ले स्टेशन में लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप में, ये सिर्फ गेमिंग के लिए होते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी कहानी याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें ना अंडरस्टैंड होगी कि कहाँ से आया है और क्या इसका फिर आगे हमने इसको किस डोमेन में यूटिलाइज कर सकते हैं। 2006 के अंदर एनवीडिया ने बहुत बड़ी इनोवेशन की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2006 के अंदर एक ड्राइवर निकाला, दैट इज द कूडा, ठीक है, जिसका नाम था कूडा, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। उन्होंने एक ड्राइवर निकाला। इस ड्राइवर के थ्रू क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारा ग्राफिक कार्ड है ना, पहले तो वो सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, अब इस ड्राइवर के थ्रू, कूडा के थ्रू, ये जो हमारा ड्राइवर है या ये जो हमारा जिसे आप कह रहे हैं इंटरफेस है, पैकेज है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने ग्राफिक कार्ड को, जो हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड है, उसको सिवाय गेमिंग के अलावा तमाम जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब ग्राफिक कार्ड सिर्फ गेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, अब उस पर कोई मैथ की कम्प्लेक्स इक्वेशन भी आप सोल्व करवा लें, आप अपने ग्राफिक कार्ड पे हैवी सॉन्ग्स भी चला लें, आप उसके ऊपर हैवी सॉफ्टवेयर भी बना लें जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए। जहां सीपीयू पहले जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, ग्राफिक कार्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, अब ग्राफिक कार्ड को जो हैवी स्पीड है उसको क्या किया गया, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब जो ग्राफिक कार्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुके थे, हैवी हो चुके थे, उनको जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए क्या, अब एक ग्राफिक कार्ड लग गया, कोई भी मैथ का कम्प्लेक्स इक्वेशन परफॉर्म करनी है वो भी ग्राफिक कार्ड पे शिफ्ट करके करवा लो, गेम चलानी है वो भी चला लो, कोई हैवी सॉफ्टवेयर है वो चलाना है वो भी चला लो, ठीक है। तो 2006 के अंदर ये चीज़ आई थी, और उसी टाइम पे 2006 में एक कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। 2006 में ही आया था, पैरेलल प्रोसेसिंग भी 2006 में ही आई, और ग्राफिक कार्ड जनरल पर्पस कंप्यूटिंग भी 2006 में ही बनी। तो इस चीज़ की कवर हो गया, समझ आ गई? ड्राइवर भी 2006 में ही आया था जी, ड्राइवर 2006 में ही आया। इसी ड्राइवर ने, इसी एल्गोरिदम ने ग्राफिक कार्ड को इस काबिल बनाया कि वो तमाम मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है और वो पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकता है, ठीक है, और पैरेलल प्रोसेसिंग से स्पीड भी हमारी तेज होगी। फिर 2009 के अंदर, 2009 में एक इनवीडिया ने एक और ड्राइवर निकाला अपना, कूडा CNN के नाम से, क्यूडा CNN, जिसे हम CNN भी कहते हैं। क्यूडा CNN
यानी क्यूडा न्यूरल नेटवर्क। इस ड्राइवर का काम ये था, ये ड्राइवर एक सिंपल लाइब्रेरी आप अब इंस्टॉल कर लें तो आप इजीली मैनेज हो जाता है। इस ड्राइवर ने क्या किया, इस ड्राइवर ने हमारे जीपीयू को, जो एनवीडिया के जीपीयूज थे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ले आया ये ड्राइवर CUDA CNN कि आप जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं उनको आप एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स पे ट्रेन करवा सकते हैं। ठीक है, पहले जनरल पर्पस हम कर सकते थे, अब हम CUDA CNN ड्राइवर, उसी का एक वर्जन था CUDA CNN, अगर हम वो इंस्टॉल कर लें तो उसके साथ हम जितने भी AI के मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इवन कि हमारे जनरेटिव AI के मॉडल्स, उनको भी हम ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर लोड करवा सकते हैं, ट्रेन करवा सकते हैं, इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट थी। ठीक है, क्योंकि वो एनवीडिया को पता चल गया था कि आने वाला दौर AI का दौर होगा, इसलिए उसने ये ड्राइवर निकाला। जब ये ड्राइवर उसने निकाला CUDA CNN 2009 में, 3 साल के बाद ये कंपटीशन हुआ डीप लर्निंग का, इमेज नेट का, जिसके अंदर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, उसी के बाद डीप लर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, 5 साल बाद ही ट्रांसफार्मर की रिसर्च आई और जनरेटिव AI का दौर शुरू हो गया। उससे पहले जनरेटिव AI का किसी को पता ही नहीं था, इवन AI का ही नहीं पता था किसी को, AI क्या होती है। सन 2000 से पहले जरा आप जाएं, AI का नाम ही नहीं किसी को पता था, किसी प्रोफेसर से भी पूछ लें कि AI क्या है, नहीं पता था उसको। ठीक है, तो दैट इज द बिग, जो है ना, ये एक हमारी इनोवेशन थी और एक बिग टर्न था, रेवोल्यूशन था हिस्ट्री के अंदर, जो ये इस तरह से आया। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? कंपटीशन जो बता रहे हो 2012 में हुआ था, क्योंकि 2009 में तो उसने ड्राइवर निकाला था ना, फिर कंपनी ने उसके ग्राफिक कार्ड्स लिए और लेके उसके ऊपर उनके पास जो न्यूरल नेटवर्क्स थे बने हुए, न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी पहले के बने हुए थे, लेकिन उनको ट्रेन करवाने के लिए, उनको रन करने के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं थे। जब एनवीडिया ने ड्राइवर निकाला, उन्होंने कहा बस हमारा मसला ही सॉल्व हो गया। लोगों के पास जो इतने सालों का डाटा और उनकी जो एफर्ट के न्यूरल नेटवर्क्स पड़े हुए थे, लोगों ने वो सारे उस पर शिफ्ट किए, ट्रेन करवाए, रिजल्ट्स अपने निकाले, कंपटीशन हुआ, उसके बाद डीप लर्निंग स्टार्ट होगी। टेंसरफ्लो आ गया, पाईटॉर्च आ गया। टेंसरफ्लो ये सारे 2012 के बाद ही आए हैं। टेंसरफ्लो गूगल ने निकाल दिया डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, फेसबुक ने 2015 में पाईटॉर्च निकाल दिया। ठीक है, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सारे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स उसके बाद ही आए हैं। पहले सिर्फ कंसेप्ट ही होता था कि अच्छा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, ऐसा हो सकता है, कैसे करेंगे, कोई विजुअलाइजेशन कुछ नहीं थी, रिसोर्सेज ही नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़, तो दैट वाज अ बिग टर्न इन द हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी के बाद ये सारी चीज़ हुई है। तो ये यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको एक समराइज वे में बता दिया। तो इस चीज़ की समझ आ गई कि हमारे पास ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। तो अब इस टाइम पे हमारे पास जो एनवीडिया की जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो एनवीडिया चूँकि, दैट्स वाई ये सारी मैंने आपको कहानी बताई है, इसी वजह से एनवीडिया मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। उसका जो कैपिटलाइज है सबसे ज़्यादा है $3.32 का, क्योंकि जब जनरेटिव AI मॉडल्स आए तो जिस कंपनी को नहीं भी पता, उसको भी पता चल गया कि अब आगे आने वाला दौर AI का है। तो लिहाजा एनवीडिया की इतनी तेज़ी से मार्केट ग्रो कर रही है, लोग इतनी तेज़ी से इसको खरीद रहे हैं, इसके GPUs को अपने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करवाने के लिए। गेमिंग के लिए लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब न्यूरल नेटवर्क से लिए AI सीखने के लिए लोग बड़ी तेज़ी से इसको परचेज कर रहे हैं, इनके GPUs को। तो इनका मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, और ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब ये 2000 ठीक है। तो अब ये 2025 में ना एनवीडिया ने एक आर्किटेक्चर बताया अपना ब्लैकवेल जीपीयूज के नाम से, और वो कह रहे हैं कि ब्लैकवेल जीपीयूज जो है ना 2025 में हम एक आर्किटेक्चर लॉन्च करेंगे और एक हम सीरीज लॉन्च करेंगे एनवीडिया RTX 50। अभी तक इनकी 40 वाली सीरीज चल रही है, 4080, 4090 ये सीरीज इनकी चल रही है। तो कह रहे हैं कि हम 50 वाली एक सीरीज लॉन्च करेंगे, 5080, 5090, 5060, 5070। और ये कह रहे हैं कि ये वाले जो ग्राफिक कार्ड्स होंगे ना, ये सारे ग्राफिक कार्ड्स इतने एफिशिएंट होंगे कि आज का जो ग्राफिक कार्ड है, लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड 4090, उससे 25 गुना क्या होंगे, एनर्जी एफिशिएंसी में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी उससे 25 गुना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे और उससे 30 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी उनकी, जो ये ब्लैकवेल आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये 2025 में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी यहाँ तक क्लियर हो गया।
अच्छा, अब इसके दौरान ना एक वैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कार्स के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है, आप लोग बाइक्स के बारे में भी जानते होंगे। सबसे ज़्यादा मशहूर बाइक्स के अंदर और कार्स के अंदर कोई एक मुझे कंपनी का नाम बताए जो बड़ी मशहूर है। कावासाकी। कावासाकी देखी कोई नजर आता है इधर? ये वाइल्ड पार्किंग में जाओ कितनी कावासाकी है। सर कभी भाई कोई एक कंपनी जो कि बाइक्स में और कार्स में बहुत ज़्यादा मशहूर है, होंडा, वी कैन से दैट, होंडा, ठीक है। अब होंडा जो है उसकी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती है। वो बाइक पाकिस्तान में बनती है, स्पेयर पार्ट्स भी सारे पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे, बाइक तैयार भी सारी पाकिस्तान में होती है, इवन के जो गाड़ियाँ हैं वो भी पाकिस्तान में सारी तैयार होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी गाड़ियाँ नहीं बना सकता, उसको जापान से जो है ना वो इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसी क्या चीज़ है उस गाड़ी के अंदर जो कि उसे जापान से ही मंगवानी पड़ती है? जीपीयू नहीं है, इंजन। दैट इंजन जो है ना, इंजन वो जापान से ही मैन्युफैक्चर होके आता है। बाकी सारी कार सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारे यहाँ पर ही बनते हैं, यहाँ ही तैयार होगी। जो इंजन है ना वो जापान का ही है, और वो जापान ही वो इंजन, क्योंकि जापान के अंदर जो इंजन की क्वालिटी है, जिस तरह का वो इंजन वहाँ बनेगा या जो कुछ जिस तरह से पैरामीटर्स और इंजीनियर्स वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, वो पाकिस्तान के पास उतनी ज़्यादा हाई कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बना सके, ठीक है। पाकिस्तान के भी हैं, टोयोटा वगैरह इनके इंजन उन्होंने भी बनाए हैं, लेकिन वो जो होंडा की क्वालिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, वो उस तरह की रिलायबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ एग्री करते हैं ना? Yes, sir. ठीक है। इसी तरह से कि अब कार्स यहाँ पर तैयार हो रही हैं और वो जो हमारे पास इंजन है वो कहाँ से आ रहा है? जापान से। सेम टू सेम जब भी हम कोई प्रोसेसर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी जीपीयू या सीपीयू जब कोई डिज़ाइन करते हैं ना, एनवीडिया, इंटेल, एएमडी, एप्पल, आईबीएम, ये जो कंपनीज हैं, ये जब भी कोई प्रोसेसर डिज़ाइन करेंगे ना, इनको एक सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है। सेमीकंडक्टर चिप देखिए, वो ग्रीन कलर की होती है जिसे हम नॉर्मली किट कहते हैं। इनको एक सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स चाहिए होते हैं, जिनकी बेस पर वो फिर उनको जोड़ के उनको आपस में रोबोटिक्स के थ्रू कनेक्ट करके पूरा का पूरा सीपीयू या जीपीयू बनाएंगे। अब वो जो सेमीकंडक्टर चिप है ना, उसके लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर और एक ही कंपनी है जो उसे बनाती है, दैट इज TS, ये वाली कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वो कंपनी है जो वो सेमीकंडक्टर्स बनाती है। वो सेमीकंडक्टर्स जो छोटी छोटी चिप्स है, ट्रांजिस्टर्स, वो बना के आगे कंपनीज को बेचती है। एनवीडिया भी इससे खरीदता है, इससे एप्पल भी खरीदता है, इससे AMD भी खरीदता है, और वो फिर इनकी बेस पर क्या करते हैं, अपने GPUs और अपने CPUs क्रिएट करते हैं। इंटेल भी इसी से खरीदता है, और पूरी दुनिया में सिर्फ है ही ये वाहिद कंपनी बनाने वाली, और कोई है ही नहीं, इसका कंपटीटर है ही नहीं। IBM है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बड़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन वो भी इस लेवल के सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनाती, ठीक है। तो दैट इज द ताइवान सेमीकंडक्टर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने इंजन की एग्जांपल दी ना, तो GPU के लिए जो एक्चुअल चीज़ है, जो उसके सर्किट्स हैं, वो नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स वो ये कंपनी बनाती है, दैट इज TSMC, ठीक है। क्या सेमीकंडक्टर उसी को कहते हैं ना, मींस के वो जो मदरबोर्ड ग्रीन सा होता है ना, उसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें वो चीज़ नहीं आ जाती, उसमें हमारे पास छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें छोटे छोटे ICs भी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसका डिज़ाइन, वो डिज़ाइन जो है ना, वो पूरा का पूरा एफिशिएंट डिज़ाइन, कि वो किस तरह से उसको डिज़ाइन वो बनाना है, वो बसेस कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें जी। क्या ये हमारा टॉपिक तो नहीं है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हम अभी CPU पे बात कर रहे हैं, आप स्टोरेज पे ले गए उठा के, ठीक है। ये टॉपिक नहीं है वैसे हमारा, ये बताया जा सकता है लेकिन ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी कवर करनी है हमने यहाँ पर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा स्लाइड्स पे और इस चीज़ को हम कवर करते हैं। ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर देखा है क्या करता है? गाड़ी को चलाता है। इसी तरह से किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए ना एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस डिवाइस को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर।
एग्जैक्टली वैसे इनवीडिया के और भी बहुत सारे ड्राइवर हैं, लेकिन कूडा जो है वो इनवीडिया को जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बनाता है। ग्राफिक के लिए तो इसके बेशुमार ड्राइवर्स हैं, हर एक वर्जन का इनवीडिया के हर एक मॉडल का नया ड्राइवर है जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आप इंस्टॉल करें उसे चलाएं, वो ग्राफिक्स के लिए काम करेगा। लेकिन अगर उसको जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर कूडा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जी। हाँ। कूडा है ही इनवीडियास के लिए। AMD के लिए आपको AMD का ड्राइवर करना पड़ेगा जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, लेकिन AMD के लिए आपको वो वाला ड्राइवर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इंटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेल का, तो उसके लिए आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, मैंने बताया कि GPU इस्तेमाल होता है, यानी NVIDIA के GPUs इस्तेमाल होते हैं। तो NVIDIA ने ना अपने GPUs के लिए बड़ी कंपैटिबिलिटी रखी हुई है ड्राइवर्स की, कि जैसे जैसे वो न्यू वर्जन्स लॉन्च होते हैं वो ड्राइवर्स के वर्जन्स भी चेंज करते हैं। और इवन के जो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है ना, पाईटॉर्च, फेसबुक का और टेंसरफ्लो, ये भी अपने वर्जन्स अकॉर्डिंग टू NVIDIA के ड्राइवर के ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आप AMD में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ड्राइवर मिल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो आपके डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क के साथ उसका वर्जन कंपैटिबल ना हो, वहाँ पे आपको इशू आएंगे। ठीक है, वहाँ पे मसले आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने स्लाइड्स पढ़ ली थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI क्या होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड। इसको हम गो थ्रू करके फिर एक दो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर आएंगे, फिर हम रैक के ऊपर, लैंग चेन वगैरह के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो AI है ना वो तीन तरह की होती है। एक है ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, देन AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड देन ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, इनको एक एक करके हम देखते हैं। गूगल ट्रांसलेटर किस किस ने यूज किया हुआ है? सबने यूज किया होगा मोस्टली। गूगल ट्रांसलेटर सिर्फ ये काम कर सकता है कि आप उसको कोई भी लैंग्वेज दो, किसी भी लैंग्वेज का कोई टेक्स्ट दो, वो आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके दे देगा। ऐसे ही है। अगर आप गूगल ट्रांसलेटर से पूछें कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, या गूगल ट्रांसलेटर से पूछें व्हाट इज GPU, तो क्या गूगल ट्रांसलेटर आपको उसका आंसर करेगा? नहीं करेगा ना। दैट इज ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ऐसे AIs जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि खास मकसद के लिए। ठीक है। अच्छा यार, काइंडली आप लोग बातें ना करें, अगर बोर हो गए हैं तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो ना भी डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। तो ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो कि एक स्पेसिफिक जो पर्पस है ना उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है। इस तरह क्विल बोर्ड किसने यूज किया? क्विल बोर्ड। ठीक है, क्या करता है वो? सिर्फ टेक्स्ट को समराइज करता है, यानी रीफ्रेस करता है, उसको रीफ्रेस करता है। अगर मैं उससे कोई क्वेश्चन करूंगा व्हाट इज GPU, आंसर करेगा मुझे? नहीं करेगा। तो दैट इज अ ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, गूगल वॉइस वो भी यही है, वो भी यही है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसी तरह मोबाइल के अंदर जो फेस लॉक होता है वो भी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ फेस को ही डिटेक्ट करके उसी को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ठीक है। What is artificial general intelligence? Artificial general intelligence ऐसा AI जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं है, मल्टीपल चीज़ें और जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी से चाहे आप ट्रांसलेशन करवा लो, कर देगा। चैट जीपीटी से आप समराइजेशन करवा लो, टेक्स्ट की समरी जनरेट करा लो, वो भी कर देगा। चैट जीपीटी से आप ग्रामर चेक करवा लो, वो भी कर देगा। ठीक है, चैट जीपीटी से आप वॉइस जनरेट करवा लो, वो भी कर देगा। जनरल पर्पस है ना। चैट जीपीटी से आप कोई क्वेरी पूछ लो, व्हाट इज GPU, व्हाट इज NVIDIA, वो भी आपको आंसर कर देगा। तो दैट इज द जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। ठीक है, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि बहुत सारे डोमेन्स के अंदर बहुत सारे काम को कर रहा है। इमेज भी जनरेट करवाना हो तो इमेज भी जनरेट करवा देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे मेडिकल वेबसाइट है और उसके ऊपर जो चैटबॉट्स होते हैं सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होते दैट इज ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। हैं। वो भी तो समराइज कर सकते हैं हमारे लिए पूरे जो भी हमने बात की है उसके साथ। मेडिकल का जो चैट बोट है, अगर तो हमने उसके अंदर LLM को यूज किया है तो फिर वो AGI होगा। अगर तो हमने रासा फ्रेमवर्क के अंदर मेडिकल का चैट बोट सिर्फ उस वेबसाइट के लिए बनाया है जो कि सिर्फ टू द पॉइंट और कुछ क्यूरीज के रिस्पॉन्स देता है, और अगर हम कोई कम्प्लेक्स क्यूरी कर ले तो फिर वो कहता है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, या इस तरह से इनके साथ बात कर लो, नंबर दे देता है अभी।
तो वो फिर जो है वो आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। अगर तो LLM को यूज़ किया हुआ है उसके अंदर फिर वो जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि LLM के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर जनरल इंटेलिजेंस की पावर है, उसके पास तमाम डोमेन्स का नॉलेज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये आते हैं ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये अभी तक आया नहीं है। ये क्या होगा? ऐसे AIs जो कि इंसान की इंटेलिजेंस से भी एक्सीड होंगे, ठीक है। जनरल पर्पस तो होंगे लेकिन इंसान की इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा तेज होंगे, यानी इंसान से की इंटेलिजेंस से आगे बढ़ जाएंगे। दैट आर द ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं आए, ठीक है। इनके ऊपर हम इसके करीब करीब जा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक जो है ना वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। 5 लेवल भी हो जाएंगे ना, ये नहीं आएगा कभी, ये आप भूल जाइए, ये नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आना, ये कभी नहीं आना। जब ये आएगा क्या मजा देगी? ये नहीं कभी आना, आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान को आगे बीट कर रहा है ना, इंसान को कोई चीज़ नहीं बीट कर सकती, ठीक है। अगर इसके में पता नहीं आप लोगों ने ये चीज़ पढ़े, आप लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना, ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, कि आपके इंसान की जो बर्थ है उससे लेकर अब तक जो इंसान के अंदर जो एवोल्यूशंस आई हैं, ये सारी अगर आप चीज़ पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या ANI AGI हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम बच्चों वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। इंसानियत एक टेक्नोलॉजी की पीक पर जाकर वापस आ गई है, जो पीक होनी चाहिए थी ना टेक्नोलॉजी की, उस पर हम पहुंच चुके हैं, पहुंच के भी वापस आए। जी हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अगर हम इसकी पीक पे चले जाते हैं ना, और देन फिर हम से फिर किसी, देखिए टेक्नोलॉजी की पीक पर जाना कोई इतना भी इसके गलत नहीं है, हम टेक्नोलॉजी की पीक पर जा सकते हैं, बट अगर हम इसे पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। इंसान ने टेक्नोलॉजी की पीक पर गई, उन्होंने उसे नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, तो दैट्स फिर जो है ना वो उससे वापस आ चुकी है। आप पढ़े हिस्ट्री, मैं अब यहाँ पर हिस्ट्री थोड़ी, आप वो पढ़े, बुक ऑफ इनॉक्स पढ़े आप, ठीक है, और डिफरेंट जो बुक्स हैं हिस्ट्री की वो आप पढ़ें, ह्यूमंस की हिस्ट्री पढ़ें, आप पता चल जाएगा। इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं इनको ही लेके बंदा पढ़ ले। मैं ना पढ़ेंगे तो पता लगेगा। यस सर। होने वाले करीब भी जो जला दो। अच्छा, तो ये हमारे पास ना ये जो AGI है ना, इसके 5 लेवल्स हैं यहाँ पर, ये भी AGI के लेवल्स बताए गए हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं कि जनरल इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस के नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस के लेवल बताए गए हैं। वो क्या है? पहला लेवल है कि हम इसमें जनरल बेस्ड चैटबॉट्स बनाएंगे, ठीक है। चैटबॉट्स का लेवल अचीव हो चुका है, करते हैं ना चैटिंग, चैट GPT आ चुका है, गूगल जेमिनी भी आ गया, ये लेवल अचीव हो गया। दूसरा लेवल है रीजनिंग, यानी हम इसमें क्या करेंगे, रीजनर्स बनाएंगे, लेवल 2। इसका लेवल अभी तक काफ़ी हद तक चैट GPT ने अचीव कर लिया, उसने अपना एक मॉडल निकाला है O1 के नाम से, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। उसके अंदर रीजनिंग है। अब ये रीजनिंग किस पर्पस के लिए इस्तेमाल है? आप में से किसी ने कभी रिसर्च पेपर लिखा है? किसी ने कोई रिसर्च पेपर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास चैट GPT चाहे 5O भी आ जाए ना, आप रिसर्च पेपर उससे लिखवा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर एक बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है, उसके अंदर हर चीज़ की हमें रीज़न प्रॉपर जो है ना प्रूफ्स के साथ और एविडेंस के साथ लिखना पड़ता है कि हमने ये टेक्निक यूज़ किया है तो क्यों किया है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, तो पूरी रीजनिंग देनी पड़ती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ रीजनर, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये क्या है कि ये चीज़ की रीज़न भी आपको बताता है कि ये हमने काम किया है तो क्यों किया है, कैसे किया है, उसकी क्या वजह है, क्या इससे हमें फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होता है। दैट इज़ द रीजनर। इसमें आस्ता आस्ता इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। तीसरा लेवल होगा एजेंट्स का, ठीक है। ये आ गया है लेकिन अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। तीसरा लेवल होगा एजेंट्स का, ये अभी अभी मार्केट के अंदर आया, इसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसने अभी मैच्योर होना है। जब रीजनल 100% अचीव नहीं हुआ तो सर एजेंट्स पे क्यों जा रहे हैं? ज़रूरी तो नहीं कि एक चीज़ 100% अचीव हो उसके बाद दूसरी चीज़ पे जाया जाए, ठीक है। 100% इनमें से कोई भी कभी अचीव ही नहीं हो सकता। 100% अचीव होने का मतलब, हर चीज़ को मैं कहता हूँ कि इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें। 100% अचीव होने का मतलब वो इंसान से आगे चला गया, परफेक्शन आ गई। परफेक्शन कभी AI में नहीं आ सकती, क्योंकि परफेक्शन तो इंसान में नहीं आई आज तक, AI में कैसे आ सकती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप 100% पे अगर पहुंचेंगे तो फिर ही आगे जाएंगे। 100% पे फिर चैटबॉट पे सारी ज़िंदगी फंसे रहेंगे, वही नहीं जा सकेगा 100% पे, ठीक है। तो दैट इज़ फिर एजेंट। उसके बाद आ गए इनोवेटर्स। इनोवेटर्स मिसाल के तौर पर, इनोवेटर्स का मतलब कि अब आप अगर एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट यहाँ पर कोई है साइंटिस्ट है,
सारे साइंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट पर वो शक्ल से नजर आ रहा है। अच्छा साइंटिस्ट जो है ना, अब साइंटिस्ट का ही होता है कि फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं कहूँ कि आपने मैथमेटिक्स के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और फैक्टराइजेशन है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कोई 4th मेथड प्रपोज करके दें, 4th इक्वेशन बना के दें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दे, 4th इक्वेशन, ठीक है, तो बना लेंगे? नहीं बन सकती, ठीक है, कैसे बनेगी? वेरिएबल्स चेंज नहीं करते, जीरो पुट करें सर जी सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो 3 तरीके हैं, उन्होंने जो इनोवेट किए हैं, उन्होंने कैसे इनोवेट किए हैं और किस प्रोसेस से गुजर के इनोवेट किए हैं। यही तो सबसे बड़ा इशू है ना मैथमेटिक्स के अंदर। आप में से कोई पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहा हो? नहीं कर रहा? एमफिल मैथमेटिक्स कर रहा हो? नहीं कर रहा? देखिए अब एक बच्चा भी नहीं मिला इधर पीएचडी एमफिल मैथमेटिक्स का, और आप कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। मैंने सिर्फ वो बच्चा इसलिए ढूंढना था कि वो प्रूव करके दे देता कि यार पीएचडी और एमफिल मैथमेटिक्स के अंदर जो हमने एक न्यू फार्मूला या न्यू इक्वेशन प्रपोज करनी होती है वो कितना मुश्किल काम होता है। तो अगर उसके अंदर सिर्फ न्यू इक्वेशन ही, सिंपल सी बात है कि अगर पीएचडी मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं ना, तो 2-4 इक्वेशंस को मिला के एक इक्वेशन बनाना, इसी में भी 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, फिर जाके पीएचडी होती है मैथ। 2-4 इक्वेशंस को मिला के और एक टोटली न्यू इक्वेशन प्रपोज करना या न्यू मेथोडोलॉजी प्रपोज करना, इसके लिए तो शायद पूरी जिंदगी लग जाती है, ठीक है। आइंस्टाइन को कितना वक्त लग गया था E=mc² बनाने में? लग गई ना, पूरी जिंदगी लग गई उसकी। E=mc² उसने बनाया। तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये एक पूरा जो है ना एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसान ने सर्च करनी होती है, सोचना होता है, थिंकिंग होती है सब, ठीक है। तो दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल 4 दैट आर इनोवेटर्स, ठीक है। इनोवेटर्स में क्या होगा कि हमारे जो मॉडल्स हैं LLMs वो इतने पावरफुल होंगे कि वो हमें नए आइडियाज जनरेट करके देंगे। हमने कोई प्रपोज मेथोडोलॉजी लिखनी है, अपना कोई रिसर्च पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, अपनी कोई रिसर्च करनी है, वो हमें नए टॉपिक्स, नए आइडियाज, नई इक्वेशंस जनरेट करके देंगे। अब कैसे देंगे ये तो नहीं मुझे पता, ये आगे आएगा तो देखेंगे क्या वो करेगा ये। लेकिन दीज आर द आइडिया कि इनोवेटर्स होंगे, नई इनोवेशंस करेंगे। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जब इनोवेशंस कर लेंगे तो उसके बाद फिर एआई इतने कैपेबल होंगे कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को, एक पूरी की पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे होंगे, टोटली ऑटोमेट कर रहे होंगे। क्योंकि कंपनी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। एक कंपनी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं। एक कंपनी के अंदर हमारे पास प्लानर्स भी होते हैं। एक कंपनी के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज भी होते हैं, काम करने वाले लोग भी होते हैं। एक कंपनी के अंदर हमारे पास आइडिया मेकर्स भी होते हैं। तो ये पूरी कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी मेंटल कैपेबिलिटीज एक कंपनी के पास होती हैं। ChatGPT के पास ये सारी कैपेबिलिटीज उसकी कंपनी में, कुछ आइडियाज होंगे, कुछ इनोवेटर्स होंगे, कुछ रिसर्चर्स होंगे, कुछ रीजनर्स होंगे। तो ChatGPT पूरी की पूरी कंपनी को, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, जिसके अंदर वो आइडियाज़ को भी इनोवेट करेगा, उन आइडियाज़ की बेस पर रीजनिंग भी जनरेट करेगा, उनकी बेस पर लोगों के क्यूरीज को भी रिजोल्व करेगा, ठीक है, उनकी बेस पर लोगों को असिस्ट भी करेगा, उनके काम भी करेगा, उनके टास्क को भी ऑटोमेट करेगा। रोबोट्स के अंदर भी यही वाला लेवल अभी तक यहाँ तक ही चल रही है। एजेंट्स, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में वो भी अभी तक एजेंट्स तक ही चल रही है, यहाँ पे नहीं गई। सर ये एएसआई में नहीं आना चाहिए? एएसआई में नहीं आना चाहिए? एएसआई में? हाँ जी, सुपर इंटेलिजेंस कैसे एएसआई में कैसे? सर एजेंट्स और फिर आगे इनोवेशन लेवल तो फिर साइंटिस्ट लेवल होगा ना। रिपोर्ट्स मतलब कि वो सारा करेंगे, मैनेज करेंगे, साइंटिस्ट टाइप। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, इनोवेटर्स अगर बन गए, इनोवेटर लेट्स सपोज इनोवेटर्स बन गए, ठीक है। इनोवेटर्स का इंसान के बीच के एएसआई तक पहुंचने से पहले, एएसआई तक पहुंचने का मतलब है इन सारों के अंदर 100% हो जाए, फिर एएसआई तक हम पहुंचेंगे। 100% इनके अंदर कभी नहीं हो सकता। यानी
E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टाइन ने इक्वेशन रिलेटिविटी की बना दी, आप किसी भी तरह चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद E इज इक्वल टू MC स्क्वायर रिलेटिविटी थ्योरी की कोई इक्वेशन आप इससे हट के कोई बना के दिखाएं जिसमें आप कहें कि नहीं स्पीड ऑफ लाइट नहीं, उससे अलावा कोई और चीज़ आप दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ के दिखाएं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ है, उससे आप इक्वेशन बनाएं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ यार ये फिर जा सकता है। सर आज तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सका E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमने इस पर्सपेक्टिव से देखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फास्टर देन अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा एक 10 मिनट रह गए हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैं वीडियो है छोटी सी, ये आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोगों ने देखनी है LLM कैसे वर्क करता है। उससे पहले ना मैं ये एक रैक वाला ये आपको करवा देता हूँ, देन फिर आगे। हाँ हाँ ठीक है, वो ये वाला रहने दो अभी, ठीक है सही। अच्छा जी, हाँ हाँ कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ना AGI तो हमने पढ़ लिया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, हमारे पास एक ये स्टेप है, दैट इज अ कंपाउंड AI सिस्टम्स। अच्छा, ये क्या है कंपाउंड AI सिस्टम? इसके साफ देख के ही पता चल रहा है। कंपाउंड का मतलब मिक्सचर होता है ना, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड का मतलब, कंपाउंड AI सिस्टम्स का मतलब कि मल्टीपल AIs मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल AIs हैं और वो मल्टीपल AIs डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करके हमारी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दे रही है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ चैट GPT से कि मुझे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे इसको ना वॉइस में कन्वर्ट करके दो। अब वॉइस के लिए, वॉइस जनरेशन के लिए हमारे पास एक अलग मॉडल है जो ट्रेन हुआ है, ठीक है। वो एक अलग मॉडल है जो कि वॉइस के लिए ट्रेन हुआ है। अब क्या करेगा चैट GPT, मेरी क्यूरी लेगा और क्यूरी का एक आंसर निकालेगा, एक रिस्पॉन्स देगा और उस रिस्पॉन्स को मुझे देने की बजाय वॉइस वाले मॉडल को, वॉइस वाला जो AI मॉडल है उसको देगा और वो उसकी वॉइस जनरेट करके फिर वापस मुझे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पर एक चैट GPT है जो मेरी टेक्स्ट क्यूरी को हैंडल कर रहा है और एक हमारा क्या है वॉइस AI मॉडल जो कि वॉइस टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्जन कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होती है दैट इज कंपाउंड AI सिस्टम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चैट GPT से कहता हूँ कि मुझे कोई इमेज जनरेट करके दो, तो इमेज तो नहीं चैट GPT जनरेट कर सकता क्योंकि चैट GPT ट्रांसफार्मर बेस्ड है, ट्रांसफार्मर में LLMs होते हैं, LLMs के नाम से पता लग रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो लैंग्वेज इमेज को जनरेट नहीं कर सकती। तो चैट GPT क्या करेगा, एक एक्सटर्नल मॉडल DALL-E को कॉल करेगा, वहाँ से क्यूरी देगा, वहाँ से इमेज जनरेट करवाएगा, इमेज जनरेट करके अपने पास लेके आएगा, फिर हमें आके रिस्पॉन्स देगा। वो आता है ना, अगर आप कोई चैट GPT से कोई भी काम वगैरह करवाएं तो वो नीचे अगर आपने अगर फॉर यूज़ किया हो तो वो नीचे एक वो साइरन भी मांगता है कि आप इसको अलाउ करते हैं नहीं करते। किया कभी? अगर आप उससे कोई टास्क वगैरह करवाएं तो वो नीचे आपसे जो है ना वो ऑथेंटिकेशन भी मांग रहा होता है कि आप इसको अलाउ करते हैं नहीं करते। अलाउ करते हैं तो फिर उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, देन फिर आगे उससे बात करके तो आगे आपको रिस्पॉन्स देता है। तो बेसिकली इस टाइम पे जो हमारा चैट GPT प्लेटफॉर्म है ना, इसके अंदर हमारे पास इमेजेस के मॉडल्स भी हैं, स्पीच के मॉडल्स भी हैं, इसके हमारे पास अंदर हमारे पास कुछ कोडिंग असिस्टेंट्स भी हैं जो कोड जनरेट करके दे रहे हैं, कुछ कस्टम GPTs भी हैं जो लोगों ने बनाए हैं वो भी काम करके दे रहे हैं, कुछ ह्यूमनाइजर्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारे काम ना डिफरेंट AI सिस्टम्स आपस में मिलके हमारी क्यूरी को, हमारे प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहे होते हैं, दैट आर द कंपाउंड AI सिस्टम्स, ठीक है। क्लियर हो गया कंपाउंड AI सिस्टम्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल सिस्टम्स मिलकर हमारे पास कंपाउंड AI सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये करवा दें एजेंटिक AI स्टैक या वो रैक पे चले जाए, ठीक है, रैक पे चले जाएंगे। एक डिफरेंस है कंपाउंड AI सिस्टम में और एजेंट में, क्या फर्क है? दोनों में डिफरेंस होगा, फर्क क्या है? जी, कंपाउंड AI सिस्टम्स और एजेंटिक AI सिस्टम्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये आपने पढ़ा था वैसे, सर नज़ीर ने आपको एग्जांपल दी थी ना, ये मुझे असाइनमेंट दी थी कि पढ़ना जाके पढ़ा था। चलो जी, एक
कंपाउंड एआई सिस्टम्स ना, अब देखिए चैट जीपीटी एक कंपाउंड एआई सिस्टम है ना, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एजेंटिक भी हो। कंपाउंड एआई सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, दे आर स्पेसिफिक टू देयर डोमेन्स। वो अपने डोमेन से रिलेटेड स्पेसिफिक है और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट करके हमारे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमें आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास एजेंटिक एआई सिस्टम्स होंगे तो एजेंटिक एआई सिस्टम्स क्या करेंगे कि एजेंटिक एआई सिस्टम्स हमारे बिहाफ पे किसी टास्क को क्या कर रहे होंगे, ऑटोमेट कर रहे होंगे। कंपाउंड एआई सिस्टम में हमारे पास जो एआई सिस्टम्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू देयर लिमिट। वो एक कोई काम कर रहा है, दूसरा कोई काम कर रहा है, तीसरा कोई काम कर रहा है। जैसे कि मैंने इमेज की एग्जांपल दी, तो इमेज मैंने कहा चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करो, उसने डाली को कॉल किया, डाली को कॉल करके उसने जो है ना मुझे एक इमेज जनरेट करके दे दी। ये कंपाउंड एआई सिस्टम है, ठीक है। कंपाउंड यानी एक ने दूसरे मॉडल को कॉल किया, दोनों मॉडल क्या थे, ट्रेन हुए हुए थे और एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम तक वो ट्रेन हुए थे, उनके पास एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम तक इन्फॉर्मेशन थी, दोनों मॉडल से आपस में कोलैबोरेट किया, मुझे इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दी। लेकिन अगर मैं कहूँ चैट जीपीटी से कि मुझे आज का टेम्परेचर बताओ या पाकिस्तान का आज का करंट वज़ीर आज़म कौन है वो बताओ, तो वो इन्फॉर्मेशन दोनों मॉडल्स के पास नहीं, क्योंकि दोनों मॉडल्स ऑलरेडी ट्रेंड है प्रीवियस डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि अब उस बिहाफ पे जो चैट जीपीटी है वो एक एजेंट को कॉल करेगा। वो एजेंट जाएगा इंटरनेट पे, इंटरनेट से जाके इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा और करंट स्टैटिस्टिक्स और करंट टेम्परेचर या करंट पॉलिटिक्स इन्फॉर्मेशन वो निकाल के मुझे वापस ला के देगा चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी मुझे रिस्पॉन्स देगा कि करंट सिचुएशन के मुताबिक ये इसका टेम्परेचर है या ये इसके स्टैट्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एजेंट में कि एजेंट हमारे टास्क को ऑटोनोमस कर रहा होता है और कंपाउंड एआई सिस्टम्स में हमारे पास मल्टीपल एआई सिस्टम्स होते हैं, वो हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन फिर भी नहीं दे सकते, क्योंकि मल्टीपल एआई सिस्टम्स होते हैं तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। एजेंट हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है कि वो इंटरनेट सर्चिंग कर सके, अपनी बिहाफ पे टास्क को ऑटोमेट कर सके। क्लियर हो गया जी? जी मैंने ये नहीं कहा कि एजेंट ट्रेन होते हैं, ट्रेन्स मॉडल्स ही होते हैं। एजेंट का काम है ऑटोनोमस यानी टास्क को ऑटोनोमस करना, ठीक है। लेकिन हमारे पास जितने भी एलएलएम्स हैं ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है, ये सारे के सारे एजेंट्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि लेट्स सपोज मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप फौरन जवाब दे दोगे, नहीं आता तो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे या कोई किताब ओपन करोगे, उससे देख के मुझे जवाब दोगे। अब आपको ये कौन बता रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसका आंसर फौरन करना है, और ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका आंसर इंटरनेट से सर्च करके किसी किताब से पढ़ के देना है? ये कौन आपको बता रहा है? ब्रेन बता रहा है ना। तो ब्रेन एक एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। ब्रेन्स जो है ना, ब्रेन यानी हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एजेंटिक पावर भी है। एजेंट का मतलब ये है, एजेंट ने सिर्फ डिसीजन लेना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस कहाँ से उठा के देनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे पास है तो वो देनी है। एजेंट का काम सिर्फ डिसीजन मेकर है, ठीक है जी। ब्रेन जो है वो मास्टर एजेंट भी होता है इन द नेटवर्क ऑफ एजेंट। हाँ बिल्कुल, मास्टर एजेंट भी है। तो एलएलएम्स जितने भी है ना, आज जितने भी एलएलएम्स हैं, कि हम कोई भी ऐसा एजेंट खुद से नहीं बना सकते कि जिसमें हम कहें अच्छा ये क्वेश्चन है तो फिर इसका आंसर एलएलएम देगा, इस क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट से आएगा। हम कोई भी ऐसा एजेंट नहीं बना सकते। ये काम भी एलएलएम को ही हमें सौंपना पड़ेगा। एलएलएम ही ये फैसला करे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास से दे दे, जो उसके पास नहीं है वो इंटरनेट से जाके सर्चिंग करके वहाँ से ला के दे दे। तो एलएलएम एक एजेंट भी एक्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक क्यूरी के तौर पे सॉफ्टवेयर हम नहीं लिख सकते इसका, ठीक है। जितने भी नाउन एलएलएम है ये सारे एजेंट्स और जितने भी रिनाउंड एलएलएम्स हैं आस्ता आस्ता वो एजेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एजेंटिक टूल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी गूगल ने कर लिया, जेमिनाई ने कर लिया, चैट जीपीटी ओपन एआई ने कर लिया, मिस्ट्राल ने कर लिया, ग्रॉक ने कर लिया इसको, ठीक है। लेकिन जो और दूसरे हगिंग फेस के कोई पुराने मॉडल्स हैं वो आस्ता आस्ता इसको कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट मॉडल्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया। कोहेर ने भी इसको कर लिया, क्लाउड ने भी कर लिया, ये जो बड़े बड़े मेन कोपायलट ने भी कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर कोई छोटी कंपनीज के मॉडल्स वगैरह है ना, उन्होंने अभी तक इसको सपोर्ट नहीं किया, वो आस्ता आस्ता इसकी तरफ आ रहे हैं, एजेंटिक्स फ्रेमवर्क की तरफ।
अगले हफ्ते की असाइनमेंट करेंगे। ये हम ना इसको आगे नेक्स्ट क्लास में ना आगे इसको कोड करके देखेंगे कि कैसे ये होता है, एजेंट के साथ कैसे हम कनेक्ट करते हैं। अभी ना मैं कह रहा हूँ कि हम आपको रैक पढ़ा दें, क्योंकि वो लैंग चेन का जो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली होगी उसमें आप लोगों ने प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का आपको समझा दूँ, ताकि ये ना हो कि आपके ऊपर से चीज़ें जा रही हों। तो इसलिए मैं ना उसकी तरफ में आना चाह रहा हूँ। मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, सारी ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब ना एक LLMs तो बन गई। अब LLMs का ना एक सबसे बड़ा जो इशू है ना, LLMs के अंदर एक जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन पता है किसको क्या होता है? हेलुसिनेशन का मतलब है कि अगर उसके पास कुछ नहीं है ना, यानी फॉर एग्जांपल कि आपसे अगर मैं कुछ पूछूं, ठीक है, तो अगर तो आप सीधे सीधे हैं तो आप क्या करेंगे, सब कह देंगे सर हमें नहीं आता। लेकिन अगर आप थोड़े से तेज हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी इज्जत बचाने के लिए आप झूठ मूठ कोई भी इधर उधर का जवाब दे देंगे, यार चलो कम से कम इज्जत तो बचे ना। अरे ये LLM के पास भी ये चीज़ आ गई है। LLM क्या करता है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना, कि मैं अगर ये कहूँगा यूज़र को कि मुझे नहीं आता, तो यूज़र भाग जाएगा कि यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो ना फेक डाटा और फेक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं LLM से क्वेश्चन पूछूं कि जनरल अयूब खान पाकिस्तान का वजीर आज़म कब बना, ये अगर मैं LLM से क्वेश्चन पूछूं, तो अब जनरल अयूब खान तो कभी वजीर आज़म रहा ही नहीं, वो तो फौज का जनरल था, सदर रहा है, ठीक है, माशाल्लाह जब लगा था तब था, ठीक है, वो कभी वजीर आज़म बना ही नहीं, पॉलिटिक्स में कभी आए नहीं। तो LLM जो है ना, अभी इसका आंसर ये तो मुझे साफ साफ कर देता कि नहीं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता या ऐसे नहीं है। वो क्या करेगा, वो कोई फेक इन्फॉर्मेशन जनरेट करके जो है ना वो मुझे दे देगा, ठीक है, जो मेरी क्वेरी के मुताबिक। इस चीज़ को हम कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। अब इस हेलुसिनेशन को टैकल करने का तरीका ये है कि वो डाटा जो LLM के पास नहीं है, हम क्या करें कि उसको वो डाटा प्रोवाइड कर दें, बजाय इसके कि हम उससे कहें कि ये डाटा है, हम LLM को एक फ़ाइल दें, एक बुक दें, उस बुक के अंदर सारा डाटा मौजूद हो, और वो बुक ऐसी हो जो हमने 2-3 दिन पहले अभी लिखी है, वो LLM के पास वो डाटा नहीं है, वो बुक पे डाटा लिखा हुआ है। तो LLM हमारी क्यूरी पे गलत इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन देने की बजाय वो उस बुक से उस क्यूरी का आंसर तलाश करे और फिर हमें एक आंसर बना के दे दे, ताकि ऑथेंटिक भी हो और क्या हो, फेक भी ना हो, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ रही है? इस चीज़ को हम कहते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, कि वो डाटा जो LLM के पास नहीं है वो डाटा हम किसी फाइल्स की सूरत में या किसी डाटाबेस की सूरत में, ठीक है, डाटाबेस भी हमारे पास कोई नॉलेज डाटाबेस ही होगी, नॉर्मली हम फाइल्स की भी बात कर लेते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन किसी फाइल्स की सूरत में, बुक्स की सूरत में हम उसके साथ अटैच कर दें। अगर तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है LLM के पास, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन से आंसर करे, और अगर इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो फिर वो फाइल से पढ़े और फाइल से पढ़ के आंसर करे, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्या होती है? तो ये हमारे पास रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है, और ये LLM के बाद आई थी। जब LLM हुआ था यहाँ से 2-3 साल पहले आई थी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है। इससे फिर और जो नेक्स्ट वेव है ना वो एजेंटिक की है, के बजाय इसके, हाँ, एजेंटिक की जो वेव है ना वो इससे लेटेस्ट वेव है, यानी इसमें तो हमने फाइल दे दी, उस फाइल से देख देख के सर्च करता है। एजेंटिक में क्या करेगा, फाइल की भी जरूरत नहीं है, वो इंटरनेट से जाके सर्च करके बताओ, क्योंकि फाइल भी तो लिमिटेड ही है ना, फाइल के अंदर भी इंफॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम तो नहीं है, वो किसी ना किसी डेट तक फिक्स होगी, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन तो फाइल में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर एजेंटिक तीसरी, फर्स्ट वेव थी LLM, सेकंड वेव थी रैग, और थर्ड वेव है हमारे पास एजेंटिक AI। क्लियर हो गया? अब ये जो काम है रैग का, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको छुट्टी हो जाएगी। अगर आपने जाना है तो आप लोग जा सकते हैं अभी, अगर बातें प्लीज ना करें, जिन्होंने बातें करनी है वो जा सकते हैं, अभी बस छुट्टी होने लगी, 5 मिनट रह गए, बस ये खत्म कर दें। अच्छा, ये हमारे पास रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। लेट्स सपोज मैंने कोई क्यूरी दी, होता ये है इसमें जो प्रोसेस है ना वो क्या है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई क्यूरी लिखी, ठीक है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 2022 में, ठीक है, इस डेट को 2022 में 12/2022 वाली तारीख को लाहौर के अंदर कौन कौन से केसेस हुए,
जो अदालत में रिपोर्ट हुए, मैं ये कहता हूँ उसको, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके पास, क्योंकि ये जो कोर्ट की इन्फॉर्मेशन है ये हर कंपनी की अपनी सीक्रेट होती है, ये इंटरनेट पे उससे जो है ना वो नहीं करते, ठीक है। इसके हवाले से मैं अभी आपको एक छोटी सी वाक़या भी सुनाऊंगा, वो आप हैरान होंगे। एक जज से मेरी मुलाकात हुई थी, उसने मुझे बताया। अच्छा, तो ये जो है ना ये इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन LLM के पास नहीं है, ठीक है ना। ये इंटरनेट पे है कि पाकिस्तान पे किस डेट को किस तारीख को केस हुए, इंटरनेट पे किसी मुल्क की इस तरह जुडिशियल और लॉस की इन्फॉर्मेशन, उनके केसेस वगैरह जो हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वरना मुल्क बदनाम हो जाएगा कि यार ये मुल्क में क्या क्या होता फिर है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स थी, मेरे पास पूरी बुक्स थी जिनके अंदर ये सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, या पूरी डेटाबेस आप कह दें कि मेरे पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स हैं जिनके अंदर ये सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये क्यूरी जब जाएगी इस डाटा के पास, इस डेटाबेस के पास, इस डेटाबेस के अंदर से मैच करेगा कि मेरी क्यूरी के अकॉर्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सा आंसर है जो मैच कर रहा है, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर से एक आंसर निकाला जाएगा। जब इस डेटाबेस के अंदर से एक आंसर निकाला जाएगा तो आंसर निकालने के बाद जो भी इस क्यूरी के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा या जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इस क्यूरी से रिलेटेड आएगी, वो इंफॉर्मेशन आगे प्रॉम्प्ट के तौर पर आगे इस पार्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? एक मिनट सर कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो एक हमने क्यूरी दी, वो क्यूरी यहाँ से उस क्यूरी से रिलेटेड जितना भी रिजल्ट आया उस फाइल में, जो भी आंसर था, जो भी उस तरीक से रिलेटेड, लाहौर से रिलेटेड जो केसेस की इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी इस प्रॉम्प्ट में आई। और देन ये क्यूरी जो थी, ये क्यूरी भी इसके साथ दोबारा इस प्रॉम्प्ट में गई। तो अब क्या हुआ कि पहले यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन था, यहाँ पर गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड हेल्पिंग मटेरियल यहाँ से निकाला गया, वो हेल्पिंग मटेरियल इधर प्रॉम्प्ट में गया और साथ ही क्यूरी भी चली गई। तो अब हुआ ये कि हमारे पास क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड जितना भी हेल्पिंग मटेरियल था जिसको यूज़ करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, वो सारा इस प्रॉम्प्ट के अंदर कंबाइन हो गया। जैसे वो आपने अक्सर देखा ना, वो जब मैट्रिक वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे, वो एक पैसेज पैराग्राफ होता था, क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालने होते थे। तो सेम टू सेम आप समझे कि क्वेश्चन दिया और ये पूरा का पूरा यहाँ से एक पैराग्राफ निकाला, इस पैराग्राफ के अंदर ही उस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है और साथ क्वेश्चन भी किया। तो अब ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ यानी हेल्पिंग इन्फॉर्मेशन आंसर से रिलेटेड और पूरे का पूरा क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें प्रॉम्प्ट के तौर पर इकट्ठी हुई और फिर LLM के पास गई। अब LLM के पास क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का आंसर उसने जिस टेक्स्ट से देना है वो सारा हेल्पिंग मटेरियल भी उसके पास है। तो वो इजीली उस हेल्पिंग मटेरियल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली जनरेट कर लेगा। जब वो जनरेट कर लेगा तो वो हमारे पास रिस्पॉन्स दे देगा। दैट इज RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ना जेमिनी पे, वो ये वाला काम कर रहे हैं, इतना पार्ट बस हम कर रहे हैं, ये इतना जो अभी तक हमने जेमिनी पे किया, प्रॉम्प्ट दिया रिस्पॉन्स आ गया, प्रॉम्प्ट दिया रिस्पॉन्स आ गया। ये वाला जो काम है ना कि क्यूरी लेकर जानी एक डॉक्यूमेंट से, फिर डॉक्यूमेंट से उससे रिलेवेंट हमने आंसर निकालना, ये काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ LangChain। ये LangChain के थ्रू होता है। ये काम अभी हम कर रहे हैं जेमिनी API के थ्रू, इतना ये काम हमें LangChain के थ्रू करना पड़ता है। तो LangChain का सबसे बड़ा मकसद ये है, दैट इज यूज्ड फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। क्लियर हो गया? हम उसमें कस्टम GPT ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें हेलुसिनेशन ख़त्म करें। हम LangChain के थ्रू जो है ना, हम ये पूरी की पूरी एक फाइल्स अटैच कर सकते हैं। कस्टम GPT में ये होता है, पर जब कस्टम GPT हम पढ़ेंगे ना तब हम इसको कवर कर लेंगे, अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा टॉपिक। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ। हाँ जी, प्रॉम्प्ट के अंदर, हाँ नहीं, प्रॉम्प्ट के अंदर सारा नॉलेज बेस नहीं जाएगा। इस पूरे नॉलेज बेस पे से जो सिमिलर इन्फॉर्मेशन है ना प्रॉम्प्ट क्यूरी से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो है ना वो जाएगी। पूरा नॉलेज बेस नहीं जाएगा, क्यूरी से रिलेटेड सिमिलर इन्फॉर्मेशन, सो सिमिलर इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके अंदर जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उसके टोकन्स कंज्यूम होंगे। जितनी सिमिलर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टोकन कंज्यूम होगी। और किसी, हाँ जी, ये जो नॉलेज हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हाँ जी, क्या LLM इसके ऊपर फर्दर ट्रेन होता है या वो सेपरेट ही है? LLM इसके ऊपर ट्रेन हो सकता है। ये जो नॉलेज है ना इसके ऊपर LLM ट्रेन हो सकता है, लेकिन ट्रेन होने के लिए वी नीड रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज एज वेल। और ट्रेनिंग के लिए, ट्रेन करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए।
इसलिए हम ये शॉर्ट कट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रेन करवाना के लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास कि इस नॉलेज के थ्रू हम ट्रेन करवाएं। ये वाली ये एक्सटर्नल डाटाबेस है। हाँ, एक्सटर्नल डाटाबेस से सिमिलर क्यूरी के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट्स निकाले, वो रिजल्ट्स और क्यूरी दोनों कंबाइन करके एलएलएम को दिए ताकि एलएलएम को आंसर करने में आसानी हो। सिंपल। अब सारा काम इतना है, एलएलएम का इतना है, ये काम एक्सटर्नल है, ये बाहर हो रहा है, एलएलएम से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो ये बाहर वाला काम हमने इसको किया ताकि हम इसको एक्सटेंड करें। जी मैं यही चीज़ तो कह रहा हूँ कि हमने जब प्रॉम्प्ट दिया ना, प्रॉम्प्ट पहले ये मैंने बताया ना इतना काम हम कर रहे हैं अभी जिमनाई में भी जो किया ना सारा सर ने करवाया, इतना काम करवाया। प्रॉम्प्ट जा रहा है डायरेक्ट एलएलएम के पास। अब प्रॉम्प्ट को क्यूरी जो है उसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के पास भेजने से पहले उस क्यूरी को भेजा जा रहा है किसके पास, एक डाटाबेस के पास, नॉलेज डाटाबेस के पास, उससे रिलेटेड सिमिलर रिजल्ट्स निकाला जा रहा है, देन फिर उसको प्रॉम्प्ट बना के एलएलएम को दिया जा रहा है। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं शुरू कर रहे, हम इससे 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं और यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये काम लैंग चेन में हो रहा है, कोड के थ्रू ही करेंगे, कोड के थ्रू। वो वीडियो आप देखना उसमें सारा होगा, तो वो कोड के थ्रू ही करेंगे। जी जी हाँ जी, क्वेश्चन था क्यूरी का। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी हाँ ऐसे। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी हाँ जी। और आपका आप बता रहे हैं, बता। सर जब हमने इनको क्यूरी दी तो सारा काम इसमें सेटा वाले पार्ट ने कर दिया। हाँ। तो ये आगे प्रॉम्प्ट फिर एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम को क्यों जाएगा सर? देखिए तो उसने कर दिया, हमें डाटा तो दे दिया, हमें आंसर मार। अच्छा एक्चुअल में ना यहाँ से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये रिस्पॉन्स समराइज्ड फॉर्म में नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर ये इसने क्यूरी दी, अब इस क्यूरी से रिलेटेड इन सारे डॉक्यूमेंट्स में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, वो सारे डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन निकल के इधर आई, डाटा फेच करते हैं, ठीक है। अब एलएलएम ने ये फैसला करना है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकल के इधर आई है ना, इसमें से टू द पॉइंट आंसर कौन सा होगा, कौन सा टू द पॉइंट आंसर है जो 1 या 2 वर्ड लाइंस में मैं यूजर को दूँ, क्योंकि इसने तो पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे जैसे आप सर्च करते हैं तो समझे ये सिमिलैरिटी सर्च ही हो रहा है। सर्च करते हैं कितनी सारी वेबसाइट्स के लिंक्स आ जाते हैं, लेकिन उसमें से काम की 1-2 वेबसाइट ही होती है आपकी। तो सेम टू सेम वो सारा डाटा जितना भी है, वो जो भी उसको सिमिलर लगा, कम ज़्यादा लगा, वो सारा उसने दे दिया। अब एलएलएम ने ये फैसला करना है कि उसमें से टू द पॉइंट आंसर कौन सा है जो मैंने उसको 1 या 2 वर्ड्स में आंसर करना है, वो उसमें से उसने एक्सट्रैक्ट करके फिर देना है। लैंग चेन एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी चेन बनाएंगे। ये चेन है पूरी की पूरी, इसे चेन कहेंगे, ये चेन है पूरी। लैंग चेन एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी चेन बनाएंगे। उस चेन में हम क्यूरी, नॉलेज डाटाबेस, प्रॉम्प्ट, एलएलएम और रिस्पॉन्स, ये सारे एक चेन के अंदर अटैच करेंगे। हाँ, फाइल्स इधर आएंगी, ये इधर आएंगी फाइल्स, ताकि प्रॉम्प्ट टू क्यूरी पास करें, चेन चलती रहे, वहाँ से चीज़ें निकलती रहे, प्रॉम्प्ट पे जाती रहे, एलएलएम रिस्पॉन्स देता रहे। ये पूरी चेन हम लैंग चेन के थ्रू बनाएंगे। हाँ, उसमें ये वाला काम भी है, तो इसलिए कि ये वाला काम सीखेंगे तो पीछे वाला काम आएगा। बेसिकली आपने क्यूरी दी, क्यूरी आपका प्रॉम्प्ट है जो कि आपने एक किसी भी एलएलएम मॉडल को दी। अब उस 2 ऑप्शन हैं जो कि अभी तक हमने परफॉर्म किए कि हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि चैट जीपीटी है, हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, वो डायरेक्ट एलएलएम के पास जाती है, ठीक है, और उसका हमारे पास क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। अभी भी हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन अब हमने इन बिटवीन जो है वो एक क्यूरी को, एक नॉलेज डॉक्यूमेंट जो है उसे अटैच कर दिया है। लाइक अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, आप चैट जीपीटी पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लैंड ग्राफ के बगैर भी। आपके पास कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एलएलएम के पास नहीं है, आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फाइल अटैच करते हैं, पीडीएफ फाइल या कोई भी बुक, फिर जब आप उससे क्वेश्चंस करते हैं तो वो उसी बुक में रहते हुए आप
उसी डॉक्यूमेंट में से नॉलेज रिट्रीव करता है। जैसे कि अगर आपकी कोई CV है या आपकी कोई PDF बुक है, उसका नॉलेज उसके पास नहीं है, आपने स्पेसिफिकली कोई CV या एक बुक अपलोड की, जब आप उसे प्रॉम्प्ट करेंगे, वो क्या करेगा, जब भी आप उसे, आपने तो प्रॉम्प्ट किया लेकिन आपको आंसर करने से पहले वो इस नॉलेज को रिट्रीव करेगा। मे बी आपने जो इन्फॉर्मेशन पूछी है, यहाँ पे जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो आपके डिफरेंट हैं, हर जगह से उसे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पेज 1 से भी मिल रही है, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेगा, वो एज अ प्रॉम्प्ट फिर खुद ब खुद LLM को पास करेगा। हमने सिर्फ ये काम करना है, वो फिर LLMs को डिसाइड करेगा कि अच्छा भाई ये नॉलेज यहाँ से मिली, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो मैंने ये करना है। तो ये आप जब आप ChatGPT के पास कोई आंसर नहीं होता और आप स्पेसिफिक कोई सिनेरियो या बुक अपलोड करते हैं, तो फिर उसी बुक में या CV या जो भी डॉक्यूमेंट आपने रखा हुआ है, उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपको आंसर्स करता है। हम वो कर रहे हैं कि टेम्परेरी के ऊपर हम जो उसे बना रहे हैं, हम जो रैक के थ्रू जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोड के लेवल के थ्रू, कि अगर हमने अपना कोई एक ऐसा एक चैटबॉट बनाया है जो कि नॉलेज रिट्रीवल की बेस पर वो काम कर रहा है, तो वो किस तरह से काम वो करेगा, हम उसमें वो लैंग चेन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यस, अब यहाँ पे जो ओके, यहाँ तक किसी को समझ ना आ रही हो, यहाँ तक आप सबको थोड़ा बहुत लैंग चेन का पता चल गया कि लैंग चेन होता क्या है? ओके पीछे एक मिनट, लैंग चेन का आप सबको पता चल गया कि क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी हमने जनरेटिव AI के जो है फ्लैश 2.0 के भी डॉक्यूमेंट्स देखे कि हमने क्या करना है, कि आपने अपनी जो है वो उसमें ऑडियो प्रोसेस करवानी है और आपने अपनी जो है वो उसमें कोई वीडियो जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। अब आप लोगों ने आपकी जो असाइनमेंट है, ठीक है, हम असाइनमेंट्स की डिस्कशंस करेंगे क्योंकि वो असाइनमेंट्स वाला काम मैं करता हूँ ना। आपने सबसे पहले जो आपने असाइनमेंट बनानी है वो आपने जनरेटिव बेसिकली आपने एक असाइनमेंट बनानी है जेमिनी को यूज़ करते हुए, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, आप सबको अपने बारे में पता है, किसी को अपने बारे में पता ना हो, पता है थोड़ा बहुत आपने आपको अपने बारे में पता होगा, ठीक है। अब फिर आपने जो है आपको अपने बारे में पता है, तो आपने अपने बारे में एक छोटी सी वीडियो है रिकॉर्ड करनी खुद से, उस LLM को देके आप उससे प्रोसेस करवाना है, ठीक है, करवा सकते हैं। आपने देखना है कि आपकी वीडियो प्रोसेस करता है कि नहीं करता। अगर वो पोइट्री वाली प्रोसेस कर रहा तो किस बेस पे कर रहा, तो आपने ये एनालिसिस करना है कि क्या एक सिंपल पर्सन की अगर मैं इसको वीडियो देता हूँ कि वो रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता, या अगर मैं कोई ऐसी वीडियो दूँ जिसमें कोई एनिमेशन या जिसमें कोई टेक्स्ट लिखे हो या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हो, क्या वो सिर्फ उन्हीं को प्रोसेस करता है। जैसे कि हमने पोइट्री वाली जो थी हमने देखी, तो एक ग्लास पड़ा, तो ग्लास के साथ कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, उसको वो प्रोसेस करता है कि नहीं करता। दूसरा, आपने उसी की ऑडियो कैपेसिटी को चेक करना है। अब ऑडियो के अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं, सर प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑडियो देनी है या ऑडियो को प्रोसेस करवाना है। यस, आपकी जो वीडियो है उसको पहले आपने प्रोसेस करवाना है, फिर जो आपने अपनी वीडियो के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग की होगी फिर आपने उसको प्रोसेस करवाना है। यस यस, कर सकते हैं। ओके, सो सर ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसे बनाया। आपने अपने बारे में 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा। ओके, आप 30 सेकंड्स तक कर लें आप उसे, ठीक है, चलें 10 सेकंड्स तक कर लें, लेकिन आपने इसे एनालिसिस करवाना है। फिर आपने इसकी ऑडियो को चेक करना है कि आप उसको ऑडियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी वीडियो को कैसे प्रोसेस करवा सकते हैं, और आपने अपने इमेज को जो है उसमें कैसे प्रोसेस करवा सकते हैं। फिर उस नॉलेज जो आपने उस असाइनमेंट से सीखेंगे, उसके बाद आपने उसी को रिट्रीव करते हुए फिर आपने फर्स्ट वीक तक सोचना है कि आप अपने आइडिया जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें इमेजेस एनालिसिस होंगी, आपकी वीडियो हो सकती है, आपकी ऑडियो हो सकती है। आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट में इन फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपने अपना आइडिया सोचना है, क्योंकि आपको हमने बता दिया कि आप वीडियो का भी काम कर सकते हैं, आप ऑडियो के साथ भी काम कर सकते हैं, आप फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, आप इमेजेस के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आपने अपना आइडिया जो है वो सोचना है कि आपने किस पे काम करना है और आपने 1 जनवरी तक जो है सबमिट करवाना है। उसके अलावा सिर्फ ये एक आपको असाइनमेंट दी जाएगी, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट 1 जिसकी ड्यू है आपके पास 30 दिसंबर,
राइट, वो जो है वो आपने सबमिट करवाना है। अभी क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस प्रोजेक्ट से पहले होगी, लेकिन उसकी डेडलाइन है वो चेंज कर दी जाएगी। उसकी जो डेडलाइन है वो इस सैटरडे तक ही होगी। यस, करवाया भी हुआ है। उसकी डेडलाइन वहाँ पे 30 दिसंबर में अपडेट कर दूंगा। वो 30 दिसंबर नहीं होगी, वो आपकी जो होगी 20 सैटरडे जो भी कमिंग आ रहा है। ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट्स एंड की जो रिफाइंड जो है ना, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपने करना क्या है। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है वो आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो इस क्वार्टर का है। 1 जनवरी तक आपने अपने करवाने हैं। सेकंड और थर्ड काम है आपने अपना ग्रुप ढूंढना है जिसके साथ अपना कस्टम जीपीटी आप बाय कर सकें, ठीक है। और आपने वो मुझे बताना है। आपने बताना है कि आप अपने ग्रुप के साथ, अगर आपका पेयर नहीं बनता या आपके पास चीज़ें नहीं होती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन आपने नेक्स्ट वीक तक ट्राई करना है कि अपना कस्टम जीपीटी का यूज़ करें और उसकी जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके साथ साथ कर लें। सेकंड, पढ़ने के लिए आपने रैग पढ़ के आना कि रैग एक्चुअली होता क्या है, क्लियर। और ओके, नेक्स्ट क्लास में कौन सी 2 टीम जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? एक आपके साथ कौन है? जी यस, जिसका छापा अच्छा होगा। ओके, वो तो वही वाला कोड है जो इन्होंने किया होगा। चलें सर, आपने आसानी कर दिया। अभी तक जितनी हमने असाइनमेंट्स बनाई है ना इस वीक की, उसी कंटेंट में रहते हुए आपको रन टाइम पे जो है वो एक टास्क दिया जाएगा। रन टाइम पे डिसाइड होगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। उसी की ही, मतलब उसी के अंदर ही आपने देखना है कि क्या एक वीडियो के अंदर ऑडियो है, क्या वो दोनों प्रोसेस कर पाता है, क्या वो सिंगल करना चाहता है, या अगर आप दोनों कर सकते हैं तो आप किस तरह से करवा सकते हैं। और आपने ये देखना है कि अगर आपने सिंपल सिर्फ आपने वीडियो दी है जिसमें एक में आपकी ऑडियो है, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब आप अपने बारे में बताएं तो आप अपने जेस्टर्स जो है ना, ये जो हाथ होते हैं वीडियो के अंदर से आप हलाएं, ठीक है। उसमें एक वीडियो में आपने ऑडियो नहीं देनी जब आपने प्रोसेस करवाना है, तब आपने रिजल्ट देखना है कि आपको वो क्या आउटपुट देता है। टेक्स्ट की फॉर्म में आपको आउटपुट देगा ना। एक वीडियो में आपने ऑडियो और वीडियो देनी, दोनों उसी की, ठीक है। फिर क्या रिस्पॉन्स देता है, तो ये आपने चीज़ें एनालिसिस उसमें से करनी है। ये जब नए गूगल कोलैब में और जो फ्लैश 2.0 पे आपने काम करना है, जो कि आज क्लास में काम किया है, उसी के साथ ही काम करना है। ओके, आपको लगता है कि नया मैसेज आ गया? 1 मिनट मुझे दें। किस ग्रुप में? कैलिटी वाले में? नहीं, कैलिटी वाले में भी तो मैसेज आया। किस वाली फैकल्टी में? मुझे नहीं रखा तुम लोगों ने। ऐसी ये कौन सी वाली फैकल्टी है जिसमें मैं ही नहीं? ओके, अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूँ सर के कोड की समरी, कि आपको कोड नहीं दिया जाएगा यहाँ से। मैसेज का जो सम आपने, सर कह रहे हैं कि किसी ने सर से रिक्वेस्ट की है कि सर हम यहाँ पे आते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, जो टीचर्स हैं वो जो गूगल की जो कोड लैब है या कोड चीज़ें उससे देख के हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो टीचर्स के लिए रिकमेंडेशन हैं कि वो हमें क्लास में कोड करवाएं और हमें कोड ना दें फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब तो देखें, सजेशंस हैं, हम सजेशंस को इंटरटेन करेंगे ज़रूर,
लेकिन अभी के लिए यही है। लेकिन असाइनमेंट जो आपके अपलोड हो जाएंगे और अगेन डेडलाइन इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ उनकी होगी जिनके मिड्स के फाइनल में। मतलब आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरे फाइनल्स है तो डेफिनेटली आपसे प्रूफ मांगूंगा। फाइनल्स कहाँ पे हैं? 36 दिन बाद होंगे ठीक। 36 दिन बाद होंगे तो बेटा मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। किस 25? 25 बहुत हो रहा है, छुट्टियां हो जाएंगी। चलिए थैंक यू सो मच। कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखो, कॉपी पेस्ट करोगे मुझे मसला नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हो।